गुड इवनिंग भाई सबको। आवाज़ आ रही है और दिख रहा हूँ अगर तो थम्स अप दो। आई होप कनेक्शन एकदम चंगा सी। ठीक है, और जितने लोग भी लाइव हो वोट करो, है ना। वोट अपन करते हैं लाइव में, इसी में मिल जाएगा चैट सेक्शन में के आफ्टर एफओएमसी टुनाइट मार्केट्स विल बी बुलिश, साइडवेज या बियरिश, तीन ऑप्शन है। ठीक है, आज देखो, आज की एफओएमसी खास बात यह है कि ग्लोबली कहीं कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। यूएस का विक्स उठा के देख लो, ग्लोबल मार्केट के विक्स उठा के देख लो, सब फ्लैट टू डाउन ही है ना। कहीं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है और यही वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ मार्केट सरप्राइज करता है। तो आज कुछ सरप्राइज मिल सकता है, हो सकता है आज ना मिले, एक दो दिन बाद मिले, वी डोंट नो। हो सकता है ना भी मिले है ना, ये तो बोल नहीं सकते, बट जनरली ऐसा होता है। कंसेंसस अगर है कि ऐसा ही होगा, और सही भी है, मतलब कोई इन्फ्लेशन 3% आ गया, 25 बेसिस पॉइंट हाइक बोल ही दिया है, उतना ही होना चाहिए, तो सब एज पर एक्सपेक्टेशन होगा। बट देखते हैं क्या मार्केट एक्शन होता है। आपके पोल के रिजल्ट्स देख लेता हूँ क्या है। 11:30 को आना है, तब तक मैं आपसे बातें कर लेता हूँ और थोड़े चार्ट्स वार्ट्स पे बात कर लेंगे, है ना। जनरल क्या हो सकता है, ओवरऑल मार्केट कहाँ खड़ा है ना, और इस वीक और नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। कुशल राजनवाल राजनवाल, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ माला इन योर नेक, प्लीज़ शेयर इफ़ कंफर्टेबल। यार मैं ये सब बातें ज़्यादा करता नहीं हूँ, बस आप ये समझ लो कि बचपन से ही है, मतलब दादा परदादा के ज़माने से सब है। बाकी मुझे ज़्यादा उस वे में मत देखो, है ना। बहुत मैं लोंडा हूँ, वही लोंडा, है ना। मैं इंडिया से बाहर रहा हूँ 10-12 साल, मेरा कहीं कोई मेरी कट्टरता नहीं है किसी भी धर्म में या किसी भी चीज़ में, किसी भी नियम में, ये सब मैं बस फ्लो में चलता हूँ, है ना। जो ठीक लगता है, जो दिल को अच्छा लगता है वो करता हूँ, गलत काम ना करूँ, गलत ना सोचूं, गलत नियत भी ना हो, ऐसी कोशिश करता हूँ। धर्म हमको फ्लेक्सिबल होना सिखाता है, लोग कट्टर हो जाते हैं और सबका अपना अपना परसेप्शन रहता है यार, तो इसीलिए मैं ये डिस्कशंस में पढ़ता ही नहीं हूँ। तुम्हारे दिल को जो सही लगे वो करो। नमस्ते अभिषेक भाई, कैसे हो भाई, म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कर ली। गोविंद शर्मा, हेलो सर, कैसे आप भाई। मैं एकदम मस्त, कैसे हो आप गोविंद भाई। अरुण उनियाल, वीक सर स्केल अप करने के लिए कुछ गाइड कीजिए प्लीज़, कि बेस्ट मेथड हाउ टू स्केल अप। यार स्केल अप तो एक जर्नी है, मतलब एक एक इंच करके बढ़ते हैं हाँ, तो चलते रहो। मीनू, हेलो सर, आई एम योर बिग फैन। थैंक यू, वही प्यार है आप लोगों का। एफ आई डी आई स्टिल बाइंग टुडे, 1300 करोड़ बाइंग। हाँ यार, ये एफ आई डी आई कौन है, ये बात तो ये है ना, मॉरिशस वाले हैं या असली वाले हैं। इट्स क्वाइट फैशनेबल हैंस आई आस्क्ड। हाँ, ये आजकल हर कोई पहन रहा है, ठीक है यार, छोड़ो वो भी। भाई कहाँ रहते हो आप,
भाई अपन इंडिया में रहते हैं, अपना कोई एक ठिकाना नहीं है, बट घूमते रहते हैं उधर इधर। वीकेंड ज़रूर कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ। अपने दोस्त सब जगह हैं। अभी आप सब लोग, आपका घर मेरा घर है क्यों भाई? अगर मैं या किसी से बोलूँ कि यार मेरे को एक हफ्ते आना है यार आप लोगों के घर, कितने लोग इनवाइट करने को तैयार हो? तो बस आपका घर मेरा घर है यार। है कि नहीं? टुडे हैज फंड मेकिंग काउंटर पोजीशंस। मेरे को एक हफ्ते को इनवाइट करो यार, और बढ़िया कोई अच्छी जगह घुमाओ अपने शहर में, अपने स्टेट में कहीं। जय श्री कृष्णा श्रीनाथ भाई, जय श्री कृष्णा। एक बार आई थिंक व्हेन फेड डिसीजन रेट कट देन मार्केट विल फॉल समटाइम्स, मार्केट साइड। देखते हैं यार, चार्ट अभी लगाता हूँ, करते हैं बात डिटेल में। एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पर है मार्केट, बताऊंगा अभी चार्ट पे। What's your view of July monthly expiry? Speaking of probability, last 3 months it was bullish rally. So can we expect bearish monthly expiry? यार जनरली ऐसा होता है कि मंथ अगर बुलिश हो तो एक्सपायरी डे भी बुलिश होता है, बट जो बड़े बड़े बड़ी कैंडल्स जो बनती हैं ना, वो भी मंथली एक्सपायरी डे पे बनती हैं। तो रेंज में रहे, इसके चांस कम होने चाहिए। कल यहाँ से 200-300 ऊपर या 200-300 नीचे के चांसेस अच्छे खासे हैं। ट्विटर स्पेस करो सर वीकेंड में। हाँ यार, ट्विटर स्पेस बड़े दिनों से नहीं हुई यार। ये सब टीम ही प्लान करती है, टीम ही करती है। जब बोलेगी कि कर रहे हैं आ जाओ सर, तो वही आ जाएंगे। बर्तन बेच के अंडरगारमेंट ले ले, किसको बोल रहे हो भाई? बर्तन देखो, नंगा नंगा पोट वाले के तो बर्तन बिक गए हैं, मतलब इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नंगा पोट जो है ना, उसके तो बर्तन बेच बेच के बढ़िया गिरेगा मार्केट। फिर वो बोलेगा यार एक बर्तन बचा लिया होता ना, तो एक बर्तन के 100 बर्तन हो जाते हैं। ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट है, किसी का लॉस यहाँ पे किसी का प्रॉफिट है। विष्णु पटेल, लव यू सर, लव यू भाई। प्यार है भाई आप लोगों का। कौन इनवाइट करेगा मुझे? सर एड्रेस सेंड करूँ, आप आ जाओ। कहाँ जगह तो बताओ यार। व्हाट विल बी द केस इन केस फेड रिजर्व रेट्स आर पॉज्ड अगेन? अगर रेट पॉज होता है तो एक स्पाइक अप और फिर सेल ऑफ। ठीक है, पॉज, रेट पॉज होना मतलब कि इकोनॉमी से ज़्यादा झेल नहीं पाएगा, ये फेड का व्यू है, और थोड़ा सा मार्केट इसको नेगेटिवली लेता है। मीडिया में भले ही बोलें, एक स्पाइक ज़रूर ऊपर की तरफ आएगा, आना चाहिए, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन नीचे हो जाएगी। रेट पॉज और रेट कट, ये मैंने हर एफओएमसी में समझाया है, ये बियरिश होगा मार्केट के लिए। रेट हाइक इज़ ओके, क्योंकि इकनॉमी स्ट्रॉन्ग है, सस्टेन कर पा रही है, तो उसको मार्केट में सेंटिमेंट ख़राब करने वाली बात नहीं होती वो। चलो सर, बहुत सारे लोग बुला रहे हैं यार। हरियाणा, हरियाणा तो बड़ी मस्त जगह है यार। तो हरियाणवी भाषा भी मुझे पसंद है। चंडीगढ़ आ जाओ, वेलकम टू सूरत, इंदौर, ओके। काशी आओ, वाह क्या बात है यार, काशी। एक वीक ट्रेड करेंगे और आपके साथ घूमेंगे। हाँ ये तो है भाई, एक वीक ट्रेड करोगे मेरे साथ, मज़ा आ जाएगा, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। आ जाओ भाई, देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, हरिद्वार, क्या बात है। एफआई डेटा देख के सब पुलिस हो रहे हैं भाई। माउंट आबू राजस्थान, हाँ यार माउंट आबू तो आऊँगा यार। सब लोग अपने अपने मेरे को या तो ईमेल कर दो या कुछ कर दो, है ना, ऐसा मैं ज़रूर सरप्राइज़ देने सीधा टपक पड़ूंगा अपना एड्रेस दिया तो। मैं बहुत क्या बोलते हैं, पहुंची हुई चीज़ हूँ, है ना। सरप्राइज़ खतरनाक देता हूँ मैं। पंजाब आ जाओ सर। पंजाब तो यार, पंजाब का तो मतलब लस्सी से स्वागत होता है वहाँ तो अपन खाने पीने के बड़े शौकीन आदमी हैं भाई। पंजाब भी बिल्कुल आएंगे। विलेज से बिलोंग करता हूँ, फार्मर हूँ, सब कुछ देसी मिलेगा। अरे मतलब ये तो बात ही अलग है। ज़रूर भाई, वेस्ट बंगाल,
वेस्ट बंगाल में किधर भाई? कोलकाता तो बहुत घुमा हूँ मैं। वोलेटाइल एंड क्लोज। चलो 11:12 हो रहा है। 15 मिनट अपन थोड़ा सा मार्केट की स्टडी कर लेते हैं, फिर देखते हैं रेट डिसीजन आएगा उसके बाद क्या रिएक्शन देता है मार्केट। पवित्रा मोदक भाई मेरा मेंबरशिप अटक गया फ़ोन पे पेमेंट का। यार ये सब चीज़ें टीम ही देखती है कैसे होता है पेमेंट क्या है। मैं आई एम द लास्ट पर्सन टू एडवाइस के ऐसे करो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। बट यूट्यूब ये सबका स्पेट्रियन सबका सिस्टमेटिक वे है, वो जो ऑप्शंस देते हैं उन्हीं ऑप्शन से ही होता है आई थिंक। मेल टीम से ही बात करो यार, मेल पे फॉलो अप कर लो, वही बताएंगे। सर निफ्टी पी का कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। 2020-21 में जिस तरह से पी कैलकुलेट होता है वो चेंज हो गया है ना। तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वैसे देखा जाए तो अभी बहुत ज़्यादा महंगा या बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है अभी न्यू कैलकुलेशन के हिसाब से। मार्केट मॉडरेटली ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं। नासिक भाई बुला रहे हैं अक्षय भाई, बिल्कुल यार नासिक भी मस्त है। नासिक शिरडी त्रंबकेश्वर है ना, वो तो बहुत सही जगह है वहाँ तो। प्रवीण कामले भाई आपकी वजह से मनी मैनेजमेंट सीख रहा हूँ, मार्केट में भी उसका फ़ायदा हो रहा है रियल लाइफ में भी। भाई देखो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जीक्यूशन। तो मैं आप मुझे कितना ही क्रेडिट दो मैं आपको वापस लौटा दूंगा। जो क्रेडिट मिलना है आपको मिलता है क्योंकि आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। कितनी प्लानिंग कर लो किसी भी चीज़ की, एग्जीक्यूशन ट्रेडिंग में एक मुश्किल काम होता है। तो अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वही ऑल क्रेडिट्स टू यू। मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि भाई मैं कैसे करता हूँ। आप उसमें से नॉलेज पिक करके कुछ खुद प्रैक्टिस कर रहे हो और उससे इम्प्रूव हो रहा है आपका ट्रेडिंग और रियल लाइफ जैसे आप बोल रहे हो। तो भाई 100% क्रेडिट टू योर सेल्फ। वेस्ट बंगाल आ जाओ कोलकाता से 3 आवर्स। बिल्कुल वही वेस्ट बंगाल भी आएंगे। बहुत सही यार, पूरा डाइवर्सिफाइड कम्युनिटी यार अपनी, सब जगह लोग हैं पूरे इंडिया में। साउथ से थोड़े कम दिख रहे हैं यार। आईटी हब ऑफ इंडिया अहमदनगर, पुणे, अहमदाबाद गुजरात, भोपाल नियर सीहोर। ओके भाई, गुजरात छिंदवाड़ा। नेक्स्ट 10 years इंडिया एज अ टॉप ट्रेडर आएंगे। इथेनॉल वगैरह तो यार मैं नहीं देखता हूँ। भोपाल आ जाओ। ओके भाई, रीडिंग आ जाओ। अरे क्या बात है, रीडिंग तो मैं आया हुआ हूँ यार। रीडिंग घूमा हुआ है मेरा। रीडिंग, मैनचेस्टर और एक और जगह है यार, कौन सा बहुत बढ़िया सा एक गांव है इंग्लैंड में मैनचेस्टर के पास, नट्सफोर्ड करके है। नट्सफोर्ड जितना मुझे नाम याद है, वहाँ भी घुमा हुआ हूँ मैं। चलसा वगैरह। और चर्च कौन सी यार एक वहाँ पे, चर्च लीड्स में है। लीड्स है या कहाँ है यार, कौन सी जगह थी वो। स्कॉटलैंड वगैरह तो बहुत घुमा हूँ। चर्च कौन सी है यार वो बड़ी इंग्लैंड में, यॉर्क मिनिस्टर। हाँ यॉर्कशायर, वहाँ आया हूँ। इंग्लैंड तो बहुत घुमा हूँ यार मैं, ज़बरदस्त। भाई आपको बिग बॉस के घर में होना चाहिए भाई। मैं अगर बिग बॉस में पहुंच गया ना सारे भाग जाएंगे बहुत हरामी आदमी हूँ। हाँ। वैसे मेरे को कुछ खास पसंद नहीं, सब स्क्रिप्टेड होता है। सही है यार। मालदा मैंगो सिटी। वेस्ट बंगाल से काफ़ी लोग हैं, जोधपुर, राजस्थान, गुवाहाटी। गुवाहाटी ज़बरदस्त यार, गुवाहाटी सिक्किम वगैरह ये सब नॉर्थ ईस्ट ही बड़ा सही है। बेंगलोर, बहुत लोग हैं यार अपने में। वो सब मेल कर दो भाई, मैं कभी भी टपक पड़ूंगा सीधा तुम्हारे घर। अपने अपना साथ बात ये है कि अपने आगे पीछे कोई नहीं है भाई, है ना। बीवी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, वो वाला चक्कर नहीं है ना, या गर्लफ्रेंड से
कि किससे मिलने जा रहे हो टाइप्स अपने लफड़े ही नहीं है। तो अपन भाई अपनी मर्जी से मुंह उठाया, चल देता हूँ भाई। छत्तीसगढ़ में अनटच्ड प्लेसेस हैं, यहाँ आ जाओ, ठीक है भाई। बहुत 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 यार, देखो यार, आप लोगों को प्यार देखो यार, मतलब शायद इंडिया कोई कोना ही नहीं बचा जहाँ से इनविटेशन ना आ रहा हो। साउथ से थोड़े कम दिख रहे हैं ना, साउथ से। अब मैं थोड़ा हिंदी वाला करता हूँ ना, तो साउथ वाले हो सकता है समझ भी ना पाते हो। मनाली, क्या बात है। चलो भाई, अपन बात कर लेते हैं मार्केट पे, है ना। स्क्रीन शेयर करता हूँ। रेट डिसीजन 12 मिनट में रहेगा, और ओवरऑल यूएस का मार्केट कहाँ है और इंडियन मार्केट पे क्या इम्पेक्ट हो सकता है, ये बात कर लेते हैं डिटेल में। कंपटीशन कर दिया आपने ना, पहले भाई मेरे घर आना पड़ेगा। दिल्ली आ जाओ यार, दिल्ली दिल्ली तो यार भाई, दिल्ली के रोड साइड वाले पराठे तो अपने फेवरेट हैं। सऊदी से भी आ रहे हैं क्या बात है। मायापुर, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, साउथ वाले। थैंक्स फॉर शेयरिंग द 20K बियर मार्केट पोर्टफोलियो। हाँ भाई, जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, 20,000 बियर मार्केट पोर्टफोलियो देख लो, देख लो, है ना। वो देख लो भाई, क्योंकि वो नहीं देखा तो कोई मतलब नहीं है ना। सारा ज्ञान व्यान सब अपनी जगह है भैया। मैटर ये करता है कुछ बनाया, बना सकते हो, रास्ते पे हो तो ठीक है। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। रहे न रहे। जी, आई होप स्क्रीन दिख रही होगी। तो बात कर लेते हैं कि S&P तो 1 मिनट का है, इसको ज़रा अपन डेली पे करते हैं। मेरे पिछले 2-3 वीडियोस अगर देखें हैं तो मैंने उसमें मोमेंटम इंडिकेटर्स के बारे में बात की है ना, वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स के बारे में बात की है, जो मार्केट हाइस पर, टॉप पर या बॉटम पे भी चलते हैं, बट रिवर्सल के लिए कौन से वो इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैंने बताया था। यार इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो जो लोग देख रहे हो, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी केल्टनर चैनल की। ठीक है, केल्टनर चैनल क्या है, ये एक मोमेंटम इंडिकेटर भी है और वोलेटिलिटी इंडिकेटर भी है, जो रिवर्सल ट्रेड करने, स्पेशली लाइफ टाइम हाई से या लाइफ टाइम लोस से बहुत इसका सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, तो केल्टनर चैनल पे मैंने निफ्टी का बताया था कि कहाँ है निफ्टी। अपन S&P पे देख लेते हैं इसको, है ना। केल्टनर चैनल वाला वीडियो जिन्होंने देखा हो, साथ में मैंने एवरेज ट्रू रेंज भी लगाया था, जो वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, ATR। S&P क्यों देख रहे हैं भाई, क्योंकि S&P डिसाइड करेगा कि एशियन मार्केट कहाँ जाएंगे, यूरोपियन मार्केट कहाँ जाएंगे और इंडियन मार्केट कहाँ जाएंगे। तो देखो भाई, मोमेंटम इतना ज़बरदस्त है कि आप ये समझो, अप्रैल से ये अपर रेंज के आसपास ही है। ये दिखने में थर्ड डिवीजन जैसा वो लग रहा होगा, जो अपने स्टैंडर्ड डिवीजन वाला सेटअप है, बट उससे ये अलग है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन वगैरह अभी टाइम नहीं है, बट मैंने वो वीडियो बनाया है, इस पर देख लेना डिटेल में। ठीक है, तो इसने थर्ड जो इसका जो अपर बैंड है ना, अपर बैंड 2 × होता है, और ये मिडिल लाइन 20 पीरियड मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसने ये क्रॉस किया था 2 जून को। तो जून से लेके अभी तक ये एक बार इसने डिप दिया, बट तब से ये चैनल के ऊपर चल रहा है ना। मतलब लगभग 2 महीने हो गए, 2 महीने ये चैनल के ऊपर ही है, या अपर रेंज पर है। ठीक है, और वोलेटिलिटी जा रही है नीचे। तो अपने को देखना है, देखो ये मोमेंटम जो है
ये कहीं ना कहीं जाके फेल होता है। इसमें एक और इंडिकेटर लगा लेता हूँ मोमेंटम का ही, जो मैंने आपको बताया था। ये कंसिडर करता है वॉल्यूम भी और प्राइस एक्शन भी और ये मोमेंटम भी, मनी फ्लो इंडेक्स। मनी फ्लो इंडेक्स पे देख लेते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं। देखो इस पे मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये एरिया, इसको ओवरली पे देखेंगे तो और बेटर समझ आएगा। ये एरिया देखो, यहाँ पे S&P की वैल्यू कितनी थी, ऑलमोस्ट 4500, ठीक है। और तब से अभी तक आज कितनी है, 4550, है ना। तो ये देखो थोड़ा सा डाइवर्जेंस है, मतलब कि प्राइस ऊपर मोमेंटम नीचे। इसको थोड़ा सा 2 आवर्स पे करके देखते हैं। 2 आवर्स पे देखो आप कितना बड़ा डाइवर्जेंस दिख रहा है, प्राइस ऊपर और मनी फ्लो इंडेक्स नीचे, है ना। इधर देखो प्राइस या तो स्टेबल है या ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो ये एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। अब अपने को देखना ये है कि केल्टनर चैनल के इतने पास आके ऐसे डाइवर्जेंस पहले दिखे अगर, तो क्या हुआ है, केल्टनर चैनल का जो अपर बैंड है, देखो अपर बैंड यहाँ पे तो ठीक है, डाइवर्जेंस था नहीं कुछ खास। इसको वापस डेली भी कर लेते हैं। ठीक है, डेली पे करें तो अभी देखो जो हाइज हैं इसके, रीसेंट सितंबर, फिर ये दिसंबर, फिर ये जनवरी, ये हाई था जैसे कि जनवरी वाला, जहाँ से एक ठीक ठाक डिप आया था। और अपना मार्केट तो अच्छा खासा गिरा था, 2000 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे है ना, तो यहाँ एक, यहाँ देखो आप मनी फ्लो इंडेक्स नीचे और वोलेटिलिटी भी नीचे, ठीक है। लेकिन बड़े करेक्शंस देख रहे हैं, बड़े बड़े जहाँ पे करेक्शंस थे, स्पेशली जो पुराना हाइस था इसका S&P का, नवंबर में, नवंबर 2021 में, ठीक है। ये अप्रैल वाला हाई है, अप्रैल वाले हाई में, ठीक है। एक चीज़ कॉमन रही है सब में, ATR नीचे आया है जब भी हाईज बने हैं इसके। और थोड़ा पीछे चलते हैं, जनवरी 22, जनवरी 22 में भी ATR नीचे था। मनी फ्लो इंडेक्स में भी देखें तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर डाइवर्जेंसी था, ये नीचे, मनी फ्लो इंडेक्स नीचे, मार्केट ऊपर, है ना। अभी वो एरो वेरो बनाने का टाइम नहीं है, 4 मिनट बचे हैं, समझ जाओ आप। ठीक है, तो अभी और इसको आप खुद लगा के देखो। तो पॉइंट ये है कि अभी मोमेंटम जो है वो हो रहा है फेड, है ना, या हो रहा है कमज़ोर, और प्राइस जा रहा है ऊपर। तो इसके टिकने के चांसेस कम है। और क्योंकि ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन है नहीं दुनिया में कि मार्केट कुछ खास मूव दे, या एटलीस्ट नीचे की तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो हो सकता है मूव नीचे का ही आए। रही ट्रेड्स की बात, तो मेरी पोजीशंस भाई मैं बता दूं, 20,000 के पुट्स हैं, वीकली भी, मंथली भी, सितंबर के भी, दिसंबर के भी, 20,000 के भर भर के आप समझ लो।
और कल की एक्सपायरी के 19,900 के कॉल्स हैं, 20,000 के कॉल्स हैं। 19,900 के कॉल 10-15 के बीच में लिए थे, 20,000 कॉल 4-5 रुपये में लिए थे। तो कल अगर 200 पॉइंट रैली आ गई तो मेरे से ज़्यादा खुश इंसान कोई होगा नहीं, क्योंकि 4-5 रुपये कॉल है ना, वो शायद मैं 50 या 100 में बेचूँ। 20,000 प्लस दिख गया कल तो। ठीक है, और मेंबर्स ने भी अपने अपने हिसाब से किया होगा। देखते हैं भाई क्या डिसीजन आता है, और अब रेडी हो जाओ अब बड़े बड़े मूव के लिए। ठीक है, इसमें 1 मिनट में से RSI हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम प्रोफाइल लगी रहने दो, चलो देखते हैं वॉल्यूम्स। ठोको लाइक, हाँ भाई मज़ा आ रहा हो कुछ। वैसे पब्लिक लाइव कम करता हूँ मैं, बट हाँ दिल खोल के ठोक दिया करो यार, क्या है उसमें। गुजरात से हैं भाई प्रिंस पटेल। अरे पटेल साहब, बहुत सारे दोस्त हैं अपने गुजरात में। हाउ टू सेटअप स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट, इसका मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे है, मेंबर्स में, पैट्रियन में भी है। ठीक है, जो भी सेटअप्स हैं इन सबके वीडियोस हैं डिटेल में, वो पैट्रियन पे रखे हैं मैंने मेंबर्स के लिए, तो उधर कर सकते हो ज्वाइन ना, अदरवाइज़ खुद से भी कर लो स्टडी। टीम बोली अमेज टू सी मैनी ऑफ यू हैव सेंट एड्रेस ओवर ईमेल, थैंक्स गाइस, वी विल शेयर ईच एंड एवरी एड्रेस विद सर एंड यू नेवर नो, यू कैन सरप्राइज समडे। हाँ ये तो आप मान के चलो, सरप्राइज़ देने में मेरे को बहुत मज़ा आता है ना। मैं प्रैंक मास्टर रहा हूँ और अभी भी हूँ। थोड़ा सा 2021 के बाद से कम हो गया, लेकिन अपने को मज़ा आता भाई अपना। टेस्टोस्टेरोन्स वगैरह सब हाई रहते हैं एकदम। प्रैंक खतरनाक करता हूँ मैं। प्रैंक तो ठीक है, बट हाँ सरप्राइज़ दो, इसमें तो मज़ा ही आता है यार। किसी को ऐसे सरप्राइज़ मतलब दिए हैं, मैंने कुछ फॉलोअर्स को सरप्राइज़ दिए हैं। ये घुसा नीचे। रेट डिसीजन क्या आया भाई, बताओ, ये मैसेज में आप लोग ही बताओ। 25 बेसिस पॉइंट। ये तो खैर ये अभी 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे चलता रहेगा। जो असली मूव आएगा जब पॉवेल की कमेंट्री शुरू होगी तब आएगा, अभी तो ये चलता रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में तो घूमने का मेरा बड़ा मन है यार। अभी थोड़ी सिचुएशन वहाँ देखो कैसी हो रही है यार। इतनी सुंदर अच्छी जगह है यार, क्या कर दिया है। कैंडल के साइज देखो आप भाई साहब, मार्केट वहीं है लेकिन। ठीक है, तो 12 बजे पॉवेल की कमेंट्री शुरू होगी, वो सुनेंगे, वहाँ से आने होंगे, वहाँ से आएंगे बड़े स्विंग्स। ठीक है, तो उसके लिए वेट करो। तब तक ये यहीं 5, 10, 15, 20 पॉइंट वहीं घूमेगा, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट हाइक आया है, ये एक्सपेक्टेड भी था। ठीक है, अब लेकिन जेरोम पावल क्या बोलता है कि आगे हम रेट कट करेंगे, पॉज करेंगे, इकोनॉमी के बारे में क्या बोलता है। क्योंकि एक चीज़ पक्की मान लो, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल बैंकर्स के लिए भी, है ना, सबके लिए, फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, कि इतने हाई इंटरेस्ट रेट 5.5%, ये अगर टिके रहे लंबे समय तक तो रिसेशन गारंटीड है। इनको इंटरेस्ट रेट घटाने ही पड़ेंगे।
ठीक है, लंबे समय तक हाई इंटरेस्ट रेट मतलब कि गियो, तो पॉवेल क्या बोलेगा ये बहुत मैटर करता है ना। तो उसकी कमेंट्री आज अभी तक की सारी एफओएमसी में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हम क्रिटिकल पॉइंट पे हैं। क्रिटिकल पॉइंट, इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया 3%, बट इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। मयूर कोहली, सर वी आर मिसिंग योर फ्लूट। फ्लूट सुना देंगे यार, अभी सुना देंगे, आप बोलोगे तो यार कोई दिक्कत नहीं है। एक तो लाइव मार्केट में थोड़े से बिजी रहते हैं यार, ट्रेड्स वगैरह, अभी बजा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस भेज दिया सब ने, चेन्नई वेलकम है। चेन्नई भी अच्छा है यार, चेन्नई में आया हूँ मैं। कौन सी जगह यार वो, चेन्नई का एकदम कॉर्नर है, ताम्बरम, ताम्बरम है शायद, है ना, ताम्बरम। आया था मैं 2009 या 10 में, कभी रहा हूँ वहाँ पे, 5-7 दिन रहा था। और एक नेशनल पार्क है जितना मुझे याद है, गिंडी नेशनल पार्क, गिंडी इस नाम से ही बोल रहा हूँ या पता नहीं, चेन्नई में ही है, वो भी अच्छा था, वहाँ घूमा था। आशीष, नथिंग विल हैपन, ऑल फैक्टर्ड इन। अब मार्केट देखोगे आप, प्राइस वही दिख रहा है, तो उम्मीदें टूट जाती हैं। पेशेंस है यार, पेशेंस। पॉवेल भाई साहब कमेंट्री शुरू होने दो, और नथिंग विल हैपन तो नथिंग विल हैपन, एंजॉय करना, गाने गाना, बांसुरी बजाना, लड़की घुमाना, जो करना करना, ठीक है यार। मार्केट एक जगह थोड़ी रहेगा, घूमता रहेगा ऊपर नीचे, ये मार्केट तो एक जगह नहीं रहने वाला। सर कमेंट्री लगा दो, कमेंट्री 12 बजे स्टार्ट होगी आई बिलीव। ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस में था, 25 बेसिस पॉइंट हाइक पहले ही बोल। बॉन्ड मार्केट में ज़रा देख लेते हैं क्या रिएक्शन है। आपकी एक फ़ोटो आई थी ना उत्तम मिश्रा के साथ, उसका क्या लॉजिक है सर? अरे वो सब लॉजिक वॉजिक छोड़ो यार। ऋषिकेश चलना है भाई एक बार। हाँ यार, ऋषिकेश कौन सा वो, राम लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला है ना, वहीं है ना ऋषिकेश में ही। गंगा किनारे तो जितने शहर हैं वहाँ तो मज़ा ही है, तो वहाँ भी ज़रूर आऊँगा भाई, पक्का। गोवा, गोवा तो अभी घूमे थे और घूमेंगे। गोवा तो यार, अरे राजेश भाई टीम को मेल कर दो यार, गोवा तो अपना चलता रहता है। देखो ट्रेडिंग से जब बोर हो जाएंगे तो अब जुआ खेलेंगे कसिनो में। कहाँ कसिनो कहाँ है? सिर्फ गोवा में। तो जुआ खेलना होता है तो हम गोवा जाते हैं कसिनो में। ठीक है, टीम अगर टीम में से कोई है तो कमेंट करो भाई, पिछली बार क्या मज़ा आया था कसिनो में, पूरी रात। 2-4 लाख की तो दारू ही पी गए थे शायद। है ना, वो भी पैसा लेके ही। कसिनो से अच्छा खासा भैया जुए का, जुए में बड़ा छापा था हमने, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है भाई, ये तो यही है। और बॉन्ड मार्केट का एक्शन देख लेते हैं ना, बॉन्ड मार्केट का एक्शन देख लेते हैं। बॉन्ड मार्केट में कुछ वैसे, नेटफ्लिक्स ये सब डाउन है, एप्पल, टेस्ला हल्के फुल्के रेड में है, बिटकॉइन हल्का फुल्का रेड है। 10 ईयर -2 ईयर कर्व, ये कहीं नहीं है, -1%। यहाँ कोई एक्शन नहीं है, कहीं कुछ एक्शन यहाँ भी नहीं दिख रहा बॉन्ड मार्केट में अभी भी। बॉन्ड मार्केट में तो एक्शन नहीं है। जंक बॉन्ड TLT भी वही है। डॉलर इंडेक्स भी वही है। नैस्डैक रेड रेड है आज, टेक स्टॉक्स और डाउ जोन्स वगैरह, US बैंक्स, ये सब ग्रीन है। क्रूड हल्का फुल्का डाउन है, विक्स भी 1% डाउन है। देखते हैं। विक्स बाय वी विक्स एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है ये ज़रूर थोड़ा ऊपर आया है, मतलब
विक्स डिवाइडेड बाय वी विक्स। वी विक्स मैंने बताया आपको वोलेटिलिटी इंडेक्स का वोलेटिलिटी इंडेक्स, वोलेटिलिटी ऑफ वोलेटिलिटी इंडेक्स वी विक्स। ठीक है, तो ये रेशियो जब बढ़ता है तो आने वाले समय में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, ये बताता है। देखते हैं इसका इंडेक्स देख लेते हैं मूव। भाई जैसे विक्स इंडेक्स है ना इसका, इक्विटी मार्केट का विक्स, जैसे अपने मार्केट में इंडिया विक्स है, इसी तरह बॉन्ड मार्केट का इंडेक्स है मूव, MOVE। इसमें देख लेते हैं, वही कोई मूव है, कोई मूव है क्या? नहीं है, 3%, 3% ऊपर है। तीन परसेंट इसके हिसाब से कुछ खास तो नहीं है, बट ग्रीन में तो है। चलो देखते हैं, पवल की कमेंट्री शुरू शुरू होने दो, तब तक आप लोगों से ही बातें कर लेता हूँ। बॉन्ड मार्केट्स पे खतरनाक मंथली पैटर्न बनाया है बुलिश, अरिजीत गोस्वामी। अगर बॉन्ड मार्केट बुलिश है तो इक्विटी की लग गई फिर। मंथली पैटर्न आपने एग्जैक्टली क्या देखा है पता नहीं, चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो। एक के भोसाले भाई बोल रहा है जापान की मीटिंग फ्राइडे को है, मे बी उसका बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है सर। फेड मीटिंग अब डिनाई कर रहा है, हर बार वही हो रहा है अभी तो, जब तक इंटरेस्ट रेट कट किया है तो कुछ बड़ा कांड हो सकता है। हाँ यार, पिछले 3 FOMC से लगातार एक ही रिएक्शन आ रहा है, FOMC के बाद मार्केट बुलिश। मैंने इसका एक वो बनाया था यार प्रॉपर कैलेंडर वाइज, पता नहीं किस इस लैपटॉप में बनाया था, इसमें देखता हूँ एक मिनट। बट सारे FOMC की डेट्स मार्क करके वहाँ का प्राइस एक्शन देखा था। तो अभी का थोड़ा बहुत दिसंबर से मैच हो सकता है, बट पिछले 3 दिसंबर 2022 वाला कौन सा था, वो 14 दिसंबर है ना, वहाँ से थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है प्राइस एक्शन अभी का। बट पिछले 3 FOMC से तो एक ही ट्रेंड है, FOMC के बाद बुलिश। हरियाणा आ जाओ भाई, हरियाणा भी आएंगे भाई, सब लोग अपने एड्रेस भेज दो, आ जाऊँगा। बता के नहीं आऊँगा, ये पक्का मान लेना। दीप शर्मा, एक बात तो है सर, लेकिन जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सब एक ज़माने में सबसे बड़े बियर्स थे। पैसा तो मंदी में ही बनता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मंदी में ही बने, पैसा दोनों तरफ बनता है, अलग अलग टाइम फ्रेम में। अभी आप पिछले 6 महीने से मेरा गेम, जो भी ट्रेडिंग का स्टाइल है उसको समराइज़ करो तो एक लाइन में, 2 वर्ड में यही निकलेगा कि भाई शॉर्ट टर्म बुलिश, लॉन्ग टर्म बियरिश। बस शॉर्ट टर्म में सीज, वीकली मंथली सीज पड़े रहते हैं हमेशा, 3 3 महीने 6 महीने दूर के पुट्स पड़े रहते हैं। शॉर्ट टर्म में सीज में इतना मिल जाता है कि वो पुट्स फ्री हो जाते हैं 6 6 महीने दूर के, भले ही वैल्यू आधी हो जाए उनकी, पड़े रहते हैं ऊपर जाके वो। तो यही यही कर रहा हूँ, है ना। दोनों तरफ बनता है, लेकिन ये बात आपकी सही है कि बड़ा पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट क्रैशेस में बनता है। ठीक है, ये तो है, बड़े बड़े ट्रेडर्स मोस्टली बियरिश बेट्स देखते हैं, क्योंकि सिंपल है ना, वो कहावत, जाता स्टेयर से है मार्केट ऊपर और आता एलिवेटर से है। तो जब कम समय में बड़ा मूव दे तो ऑप्शंस मल्टीप्लाई होते हैं, और जब ऑप्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो भाई लिमिट नहीं होती पैसा बनाने की फिर।
कितना भी बन जाता है। तो सेंटिमेंट रहते हैं, पैनिक, उस मूव को पकड़ लिया अगर ऑप्शंस में बस, तो बहुत बड़े ट्रेडर्स जो है वो तभी बड़े बनते हैं क्योंकि उतना पैसा बना लेते हैं वो क्रैशेस में। ठोको लाइक्स भाई लोग, ठोको लाइक्स। यूएस 2 मंथ 3 मंथ, ओके ये सारे पर पे खतरनाक बुलिश पैटर्न है। ओके सर, लास्ट फेड की तरह इस बार भी प्लीज़ कोई सेटअप बताते जाना आप। लास्ट में कौन सा सेटअप बताया था यार मैंने? अभी सब पैट्रियन और यूट्यूब पर रखा है ना, जो मेंबर्स हैं उनके लिए ही रखता हूँ, एक दो शेयर कर देता हूँ। अभी केल्टनर चैनल वाला मैंने पब्लिक किया तो था, बट ऐसा नहीं होना चाहिए मेंबर्स बोलेंगे सर सब तो पब्लिक कर देता हूँ। सॉन्ग याद आ गया भाई को। टेलीग्राम ज्वाइन, रजिस्ट्रेशन फंडा क्लियर करो सर। भाई टीम को ईमेल कर दो, वही लोग देखते हैं सब। कौन सा टेलीग्राम बोल रहे हो पता नहीं, बट वेंचरा वाला मेरा एक ग्रुप है। बहुत लोगों को ये दिक्कत आती थी कि उनका ब्रोकर उनको 1 महीने से ज़्यादा के ऑप्शन अलाउ नहीं करता, 3 महीने 6 महीने की दूर खरीद ही नहीं पाते ऑप्शंस। तो वेंचरा के साथ है वो, उसका एक टेलीग्राम ग्रुप है। ICICI में भी है वैसे, तो टीम को मेल कर दो, है ना, वही लोग देखते हैं। सर जी माइक्रो चार्ट फुली डाउन शो कर रहा है, नेक्स्ट वीक मार्केट तो गया। भाई मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ ना, मेरा भी इंक्लिनेशन नीचे का ही है और टाइम कम लगना चाहिए इस बार। देखो एक और आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, ठीक है, निफ्टी के चार्ट पे कितने लोग लाइव में, जितने भी हैं, बहुत बढ़िया एक चीज़ बताता हूँ आपको। जब हम रिवर्सल की बात करते हैं तो पहले हमको करंट ट्रेंड को समझना होता है कि करंट ट्रेंड कहाँ पर ख़त्म हो सकता है, ठीक है। जब जब एक ट्रेंड ख़त्म होगा तभी तो दूसरा शुरू होगा ना, तो पहले जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो कहाँ ख़त्म हो सकता है उसकी स्टडी करना होती है, ठीक है। तो ट्रेंड इंडिकेटर्स जैसे मैंने बताया ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे होते हैं, बहुत से गुमनाम होते हैं, बहुत सारों पे हज़ारों वीडियो मिलते हैं, बहुत सारे इफ़ेक्टिव होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कुछ ईजी, सब रहता है वो, है ना। बट ट्रेंड कहाँ ख़त्म होगा, इसके इसके लिए ट्रेंड इंडिकेटर्स काम आते हैं और मोमेंटम इंडिकेटर्स, ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया इंडेक्स, वो तो आपने पहले भी मैंने बताया, ADX। ADX को लोग जनरली इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि ADX अगर ऊपर जा रहा है तो जिस डायरेक्शन मार्केट जा रहा है उस डायरेक्शन में ट्रेड करो, है ना। सुना होगा ना कहावत, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। बट जब मोमेंटम ख़त्म होने वाला है तब ADX की वैल्यू क्या है, कितना स्ट्रेच्ड है, ये मैटर करता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। तो कोई एक चीज़ नहीं बताई कि मोमेंटम करंट कहाँ ख़त्म हुआ हो सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन। तो ADX देखो आप अभी कितना है, इसको मैं वीकली पे करता हूँ, वीकली पे नहीं, इस पर डेली पे। इतना पीछे कैसे पहुँच गया भाई, कुर 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 कुर। इसको डेली पे करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट्स निकालते रहा करो तो अपन बात कर लेंगे और फिर उसके बाद इसकी पावल की कमेंट्री सुनेंगे। तो ये पूरे बुल रन में, इसको थोड़ा श्रिंक करता हूँ सो दैट आप बड़ी पिक्चर देख पाओ। इस पूरे बुल रन में ADX ने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किया है, कहाँ से 13 तक चला गया था ये, और अभी इसने हाई मारा है 50.19, ठीक है। और ADX
50 आना मतलब कि रिवर्सल की शुरुआत, एटलीस्ट करंट मोमेंटम तो या करंट ट्रेंड तो ख़त्म होने के आसपास है। ठीक है, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो। ठीक है, दिखाता हूँ मैं। पहली बात ये देखो कि अभी 50.19 है और देखो ये फ्लैट हो रहा है। यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि कब इसने हाई मारा था अपना। मैं एडीएक्स को इस तरह से भी यूज़ करता हूँ, लोग मोमेंटम ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, मैं इस तरह से भी करता हूँ। 50.19, हाँ यहाँ हमारा, ठीक है। इसको ज़रा 2 आवर्स या 4 आवर्स पे देखते हैं। देखो आप मोमेंटम कितनी तेज़ी से फेड हो रहा है। ये देखो आप, कितना बड़ा डाइवर्जेंस आपको दिखेगा, मतलब कि हैरान करने वाला। प्राइस और मोमेंटम का डिफरेंस देखो आप। जनरली ये साइंस होते हैं कि हो गया भैया, है ना, इससे ज़्यादा खींचना बड़ा मुश्किल है। एक रबर बैंड को कितना खींचोगे। मार्केट ऊपर उस जोन में और एडीएक्स नीचे, तो ये मोमेंटम फेड हो रहा है ना। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखें, 2 आवर्स पे, 4 आवर्स पे, तो ये देख लेना। बट जो मेन पॉइंट है इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये 50.19, आप देखो कि हिस्ट्री में जब भी ये 50 के आसपास आया है, मार्केट ने यू टर्न मारा है लिटरली। ठीक है, 50.19 है, देखो आप, ये लास्ट टाइम कहाँ आया था, यहाँ पर आया था। ये तो 41 तक आया था, 41 तक आया था। निफ्टी वहीं वहीं घूमा थोड़े दिन और फिर 1000 पॉइंट करेक्शन, हाँ लगभग 1000 पॉइंट, उससे भी ज़्यादा ही, 18,100 से 16,800 समथिंग, हाँ लगभग 1200 पॉइंट। और ये बहुत फास्ट था, 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ही आ गया था ये यहाँ पे। तो यहाँ पे मोमेंटम जो था ये फेड हो रहा था, मतलब एक रिवर्सल बता रहा था। 40 पे आया था, 40 पे चलो ठीक है, लेकिन 50 बड़ा हो जाता है। ये देखो यहाँ पर, यहाँ पे तो चलो और भी कम वैल्यू है, कितनी है, रुक रुक, 32 है। लेकिन देखो यहाँ पे भी एक स्ट्रेच होके फिर ये रिवर्सल मार दिया ना ऊपर की तरफ। यहाँ देखो आप, यहाँ देखो, है ना, ये बड़ा है। ये कितना है, 40, यहाँ पे कितना गया था यार ये, 46 47 यहाँ आया था अक्टूबर 21, सितंबर 21, है ना। अक्टूबर 21 में मार्केट लाइफ टाइम हाई लगा के, और फिर ये हाई 1.5 साल देखने को नहीं मिला था। और बहुत तेज फॉल आया था ना, 18,600 से 16,400, 1.5 महीने में, 2 महीने में। और यहाँ पे भी देखो ऐसा डाइवर्जेंस दिखने लगा था, प्राइस ऊपर और मोमेंटम नीचे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये अकेली चीज़ नहीं है कि डाइवर्जेंस देख लिया हो गया, और भी सारी चीज़ें देखी जाती हैं जो मैं अभी उस पर डिटेल में अभी नहीं बात कर रहा। बट और भी पहले देख लो आप, और भी पहले देख लो, 50 जब जब आया है, कि इवन कोविड क्रैश में 60 तक ही आ पाया था। रुक 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 रुक, जब इजी मनी मिल रही थी ना ये पूरे बुल रन में, तब भी देखो कहाँ तक आया था ये, 48। तो भी ये कुछ एक जो छोटे मोटे डिप आए यहीं से ही आए, ADX 48, ये ADX 43, है ना, छोटे जो डिप्स आए। बट कोविड के पहले देखो आप, कोविड फॉल में ये कितना चला गया था, 61.87, 62। ठीक है, तो 62 कोविड का ट्रेंड ख़त्म हुआ था वहाँ पे, तो अभी 50 भैया ज़्यादा दूर नहीं है 60 से। तो फिर ये देखो एक ज़बरदस्त रिवर्सल, ट्रेंड ख़त्म हो जाते हैं यहाँ 50 के आसपास आया ना, तो फिर मैटर नहीं करता क्या टाइम फ्रेम पे वो ट्रेंड चल रहा है, मतलब एटलीस्ट डेली तो हो। ठीक है, और 50 वाले केसेस देख लेते हैं। ये देखो एक ट्रेंड यहाँ ख़त्म हुआ था,
अगस्त 19 में, है ना, यहाँ से जो रिवर्सल आया था ये, तो ये 41 था यहाँ पे। यहाँ ये अप ट्रेंड जो था ये यहाँ से ये ख़त्म हुआ था 38 पर। और ये देखो ये जो फॉल था इतना बड़ा अगस्त सितंबर अक्टूबर वाला 2018, इसमें 47 चला गया था एडीएक्स, बस 47 पे वो डाउन ट्रेंड ख़त्म, फिर एक ये बुल रन स्टार्ट। ठीक है, यहाँ देखो ये जो ट्रेंड था ये कहाँ पे ख़त्म हुआ, एडीएक्स 42 पर। ठीक है भाई साहब, ये कई चीज़ें ना जो सिंपल चीज़ें हैं मार्केट में बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। तो अब मुझे नहीं पता क्या बहाना होगा, बट मुझे लगता है कि क्लोज़ हैं हम। जनवरी 17 एक्सेप्शन था एक, ये देखो ये एक बड़ा है, ये 50 तक गया था क्या, ये नहीं गया था, 43 तक गया था, 43 44। तो ये जो फॉल था ये भी यहाँ ख़त्म हो गया था, फिर एक बुल रन 43 पे। तो अभी हम 50 हैं यार, मतलब बहुत 20 के बियर मार्केट पोर्टफोलियो मैं सही टाइम पे लाया हूँ। ठीक है, मुझे तो बड़ा हाई कन्विक्शन है। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड था ये 43, है ना, उसके बाद एक और फॉल आया, बट 43 मतलब कि ये ट्रेंड अब ख़त्म होने वाला है और एक नया बुल रन स्टार्ट हो गया। सेम ईयर 15 में, सितंबर 15, जो मार्च 2015 से सितंबर, ये जो गिर रहा था ना ये सब प्रॉफिट बुकिंग के जोन होते हैं। जैसे मैं शॉर्ट हूँ ना अगर, और मुझे मोमेंटम इतना हाई दिखे मैं निकल लेता हूँ शॉर्ट से, है ना, और वहाँ पे कॉल्स की पोजीशन इस टाइप से कुछ अगर स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ तो देखो इसको पूरा, है ना, पूरा देखोगे आपको बहुत सारे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे 40-50 के बीच में। ये देखो ये बुल रन था, ये 40 पे ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। देखो आप खुद लगा के देखो, 2008 का देख लेते हैं, ये देखो ये कितना 47 यहाँ आया था, हाँ 2012, यहाँ से रिवर्सल। ठीक है, तो एक मोमेंटम कहाँ ख़त्म होने वाला है, एडीएक्स का इसमें बड़ा रोल रहता है। 40-50 के बीच में आए तो समझो बस क्लोज हैं। ये देखो 49, ये 50.79 तक गया था अक्टूबर 2010। कांग्रेस जब इलेक्शन जीती थी 2009 में, दो अपर सर्किट लगे थे और जो बुल रन स्टार्ट हुआ था यहाँ पे 50.79 पे ख़त्म हुआ था वो, और उसके बाद 2 साल का डाउन ट्रेंड। दो हज़ार आठ और देख लेते हैं। ये देखो 2008 का जो स्टीप फॉल था, ये एडीएक्स कितना था, 52.84, बस क्रैश यहाँ के थम गया था। ठीक है, ट्रेंड ख़त्म, फिर ये बेस बना के कंसोलिडेट करके बुल रन शुरू। यहाँ ज़रूर एक शॉर्ट टर्म कितना थे 49 पॉइंट समथिंग पे एक बाउंस आया था अच्छा खासा। ठीक है, तो अभी ये हटा देते हैं और पॉल की कमेंट्री सुनते हैं। बट भाई मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर आप सिंसियर हो और क्या बोलते हैं एज ए बिजनेस लंबा देखते हो ना, मार्केट में रहने के लिए लंबा लंबा खेलना है, और मतलब रिस्पॉन्सिबली उसको अप्रोच करते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। थोड़ा शार्प रहना पड़ता है दिमाग से, लेकिन मज़ा बहुत है भाई। जब आप एजुकेटेड व्यू बनाओ और मार्केट से पैसा बना लो, है ना, या इवन गलत हो जाओ तो लॉस कम से कम रहे, ये सब अचीवमेंट लगते हैं बड़े।
क्योंकि यहाँ समझो आप भाई 5-10% में पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, और वो एक अलग ही फीलिंग होती है। ठीक है, पॉल की कमेंट्री सुनेंगे अभी। 3 मिनट बचे हैं ना, कमेंट पढ़ लेता हूँ आपका। टीम ने कुछ लिंक दिए, पैट्रियन या यूट्यूब ज्वाइन कर लो, ये है। तो लाइव मार्केट में कनेक्टेड रहना है तो पैट्रियन और यूट्यूब, ठीक है, चाहो तो कर सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूँगा कर लो अभी, क्योंकि मार्केट इतना डायनामिक है यार। लाइव मार्केट में कनेक्टेड रहने की वैल्यू कहीं ज़्यादा होनी चाहिए, बट अफोर्डेबल रहे, सब कर सको। तो मेरे जितने लोग हैं उससे ज़्यादा ही हैं, तो बट फिर भी जो इंटरेस्टेड हो कर सकते हो। कोलकाता में बहुत लोग हैं यार, कोलकाता बुला रहे हैं। सर ऑफिस गोर्स के लिए अगर ट्रेडिंग करना हो तो क्या तरीका है? भाई पोजिशनल ऑप्शन राइटिंग यार, जिंदाबाद। मंथली कॉल पुट बेचो, एंजॉय, है ना, विथ हेज। मैं तो यही करता हूँ भाई, आप लोगों की वजह से मैं इतना एक्टिव हूँ मार्केट में, अदरवाइज दूर के 2-3 महीने दूर के ही बेच देता हूँ कभी कभी। फुर्सत, हेज कर लिया, पता है मैक्सिमम लॉस कितना है, देखते ही नहीं है, टाइम अपने साथ रहता है, प्रीमियम्स टिके होते ही हैं। भाई यार बोर्न मध्य प्रदेश बट यू हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हरियाणा। भाई मैं मध्य प्रदेश में बोर्न नहीं हुआ यार। कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो? हरियाणा की कैरेक्टरिस्टिक है, चलो यार अच्छी बात है, शायद मेरे बोलने के तरीके से लगता होगा। हरियाणवी लोग सीधी बात बोलते हैं ना, एकदम खड़ी भाषा रहती है इनकी। मेरा भी वैसे ही है शायद। हाँ भैया, डाइवर्जेंस का मतलब ये थोड़ी कल से गिरेगा। डाइवर्जेंस का मतलब ये भी नहीं है कि अगले हफ्ते से गिरेगा। ठीक है, डाइवर्जेंस ये बताते हैं कि भैया ख़त्म होने वाला है, कहीं ना कहीं क्लोज है, मतलब करंट ट्रेंड के एंड पर है। सर रोज़ का 10% 15% निकालते हैं क्या? क्यों भैया? क्यों भैया? मंदिर का घंटा है क्या? रोज़ 10-12-15 बार बजा दिया? इस तरह के एटीट्यूड से मत आओ भाई मार्केट में। रोज का 10-15%, क्या वॉरेन बफेट को बीट कर दोगे एक साल में? क्या बात कर रहे हो? यार वॉल्यूम वॉल्यूम का देखते हैं, 31 मई 2023 अभी अपन फेड का स्पीच लगा लेते हैं। ठीक है, आपको सुनाई दे तो बताना, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाता हूँ इसका। Responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy doesn't work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. Today, we took another step by raising our policy interest rate a quarter percentage point, and we are continuing to reduce our securities holdings at a brisk pace. We've covered a lot of ground, and the full effects of our tightening have yet to be felt. Looking ahead, we will continue to take a data-dependent approach in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a moderate pace. Growth in consumer spending appears to have slowed from earlier in the year.
Although activity in the housing sector has picked up somewhat, it remains well below levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. And higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. The labor market remains very tight. Over the past 3 months, job gains averaged 244,000 jobs per month, a pace below that seen earlier in the year, but still a strong pace. The unemployment rate remains low at 3.6%. वॉल्यूम फुल है There भाई are मेरी some साइड से. continuing signs that supply and demand in the labor market are coming into better balance. The labor force participation rate has moved up since last year, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown some signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. While the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still substantially exceeds the supply of available workers. Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Over the 12 months ending in May, total PCE prices rose 3.8%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.6%. In June, the 12-month change in the Consumer Price Index, or CPI, came in at 3.0%, and the change in the core CPI was 4.8%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. Despite elevated inflation, the longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher cost of essentials like food, housing, and transportation. We're highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning to inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point, bringing the target range to 5.25% to 5.5%. We are also continuing the process of significantly reducing our securities holdings. With today's action, we've raised our policy rate by 5.25 percentage points since early last year. We have been seeing the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy, particularly housing and investment. It will take time, however, for the full effects of our ongoing monetary restraint to be realized, especially on inflation. In addition, the economy is facing headwinds from tighter credit conditions for households and businesses, which are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We will continue to make our decisions meeting by meeting, based on the totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. We remain committed to bringing inflation back to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Steve. Mr. Chairman, thank you. You have, I think, a couple times in your opening remarks talked about this language in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. Should we take that to mean that additional hikes are likely on the way? And should we also believe that all future meetings, say September and November, are live, or are you in a every other meeting mode? Thank you.
So we haven't made a decision to go to every other meeting. It's not something we've looked at. We're going to be going meeting by meeting, and as we go into each meeting, we're going to be asking ourselves the same question. So we haven't made any decisions about any future meetings, including the pace at which we consider hiking. But we're going to be assessing the need for further tightening that may be appropriate. You read the language, to return inflation to 2% over time. I would say that the intermeeting data came in broadly in line with expectations. Economic activity remained resilient. Job creation remained strong while cooling a bit, and the June CPI report actually came in a bit better than expectations for a change. And the June CPI report, of course, was welcome, but it's only one report, 1 month's data. We hope that inflation will follow a lower path will be consistent with the CPI reading, but we don't know that, and we're just going to need to see more data. So what are we going to be looking at? Really, it will be the whole broader picture, and starting with we're looking for moderate growth, right? We're looking for supply and demand through the economy coming into better balance, including in particular in the labor market. We'll be looking at inflation. We'll be asking ourselves, does this whole collection of data, do we assess it as suggesting that we need to raise rates further? And if we make that conclusion, then we will go ahead and raise rates. So that's how we're thinking about the next meeting, and how we're thinking about meetings going forward potentially. But we're now mainly thinking about the next meeting. I will also say, since we're talking about it, between now and the September meeting, we get 2 more job reports, 2 more CPI reports. I think we have an ECI report coming later this week, which is Employment Compensation Index, and lots of data on economic activity. All of that information is going to inform our decision as we go into that meeting. I would say it is certainly possible that we would raise funds again at the September meeting if the data warrant it, and I would also say it's possible that we would choose to hold steady at that meeting. We're going to be making careful assessments, as I said, meeting by meeting. And I'll close by saying we've raised the federal funds rate now by 525 basis points since March 2022. Monetary policy, we believe, is restrictive and is putting downward pressure on economic activity and inflation. If I could just briefly follow up on something you said there. You said the data in the intermediate period, it broadly came in line with expectations. Does that mean there's unlikely to have been a change in the overwhelming outlook of the committee that 2 more hikes are necessary? I'm just going to go back to what I said. That's the question. We have 8 weeks now until the September meeting, and all that data that I recited, we're going to be looking at all of that and making that assessment then. And really, we did have the one good reading, and of course we welcome that, but it's just one reading, as everybody knows. And we've seen this before in the data. Many forecasts call for rates for inflation to remain low, but we just don't know that until we see the data. So we'll be focusing on that. Here. Thank you. Thanks for taking my questions, Chair Powell. Obviously, you upgraded the language around growth in the statement today. We've seen the Barbie movie numbers. We've seen everyone going to Taylor Swift concerts this summer. It seems like the American consumer is in pretty good shape. And it does seem like growth is sort of picking back up a little bit, or at least doing well. And I wonder, from your perspective, if that continues, if we see growth not just stabilizing, but doing performing well this summer, is that a problem because it's inflationary, or is it good news because it suggests that a soft landing is more likely? Just how are you thinking about that sort of trajectory? Yeah, so I would say it this way. The overall resilience of the economy, the fact that we've been able to achieve disinflation so far without any meaningful negative impact on the labor market, the strength of the economy, overall, that's a good thing. It's good to see that, of course. It's also, you see consumer confidence coming up and things like that. That will support activity going forward. But you're right, though. At the margin, stronger growth could lead over time to higher inflation, and that would require an appropriate response from monetary policy. So we'll be watching that carefully and seeing how it evolves over time. Neil. Thanks, Chair Powell. Neil Irwin from Axios. So, as you referenced earlier, in the intermeeting period, soft CPI, jobs reports, still strong but moderating, JOLTS looks good. So, if you're data dependent, why not pause again? Why not stay on hold? Why not take another meeting off when the data was at least cutting in the direction you want to see? So, if you go back to what we're trying to do here, we're trying to achieve a stance of policy that's sufficiently restrictive to bring inflation down to 2%. At the last meeting, we wrote down our individual
estimates of what that would take, and the median of that was an additional 2 rate hikes. So I would say we looked at the intermeeting data, and as I mentioned, broadly consistent, not perfectly consistent, but broadly consistent with expectations, and as a result, we went ahead and took another step. And that's, a labor market that continues to be strong, but gradually slowing. I mentioned that the inflation report was actually a little better than expected, but we're going to be careful about taking too much signal from a single reading. And growth came in stronger than expected. So that's how we look at it, and so we did take that step today. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, markets widely believe the median FOMC participants' inflation forecast from June for the fourth quarter of this year will be too high, given autos and shelter, and that by September that may warrant downward revision in the inflation forecast of 20 to 30 basis points. Would that type of inflation progress be enough to hold rates steady from here, or do you need to see below-trend growth and decelerating labor income growth to be convinced that you've done enough? So it's hard to pick the pieces apart and say, how much of this and how much of that. We'll be looking at everything. And, we'll be looking to see whether the signal from June CPI is replicated or the opposite of replicated, or whether it's somewhere in the middle. We'll be looking at the growth data. We'll be looking at the labor market data very closely, of course, and making an overall judgment about that. It's the totality of the data, I think, but with a particular focus on making progress on inflation. If I could follow up, last month you said there were benefits to moderating the pace of increases because it would give you more information to make decisions. Would another CPI report like the one we just had in June allow you to at least maintain that slower pace and defer until the fall any decision on whether you need that second rate hike? So I'm just going to tell you again what we're going to do in September. We're going to look at 2 additional job reports, 2 additional CPI reports, lots of activity data, and that's what we're going to look at. We're going to make that decision then, and that decision could mean another hike in September, or it could mean that we decide to maintain at that level. And again, the question we're going to be asking ourselves is the overall signal one that we need to do more, that we need to tighten further? And if we get that signal whenever we get it, then, and that's the collective judgment of the committee, then we will move ahead. If we don't, then we'll have the option of maintaining policy at that level. But it's really dependent so much on the data, and we just don't have it yet. Chris. Hi, Chris Rugaber at Associated Press. So consumer confidence in the economy is rising, likely in large part because of the declines in headline inflation. You also see wages are also rising faster than prices now, after trailing them for a long time. How much are Americans truly harmed by inflation at its current level, headline level of 3%? And with that in mind, when do you put some weight back on the employment side of the dual mandate? So I guess I'd say it this way. First, it is a good thing that headline inflation has come down so much, because that's really what the public experiences. And I would say that having headline inflation move down that much almost creates it will strengthen the broad sense that the public has that inflation is coming down, which will in turn, we hope, help inflation continue to move down. So you were really, sorry, what your question was? Well, I mean, you've talked for many press conferences now about the harm created by inflation, how hard it is for people. So how much of that are we still seeing with inflation now down at 3? So I guess I would put it this way. I'd say it this way. It's really a question of how do you balance the 2 risks, the risk of doing too much or doing too little. And, I would say that, we're coming to a place where there really are risks on both sides. It's hard to say exactly whether they're in balance or not, but as our stances become more restrictive and inflation moderates, we do increasingly face that risk. But, we need to see that inflation is durably down that far. As you know, we think, and most economists think, that core inflation is actually a better signal of where headline inflation is going, because headline inflation is affected greatly by volatile energy and food prices. So we would want core inflation to be coming down, because that's what we think, core is signaling where headline's going to go in the future. And core inflation is still pretty elevated. There's reason to think it can come down now, but it's still quite elevated. And so we think we need to stay on task.
And we think we're going to need to certainly hold policy at restrictive levels for some time, and we need to be prepared to raise further if we think that's appropriate. Well, and then if inflation were to, just a quick follow, if it stays at 3 or drops even a little bit more, I mean, how much of an increase in unemployment do you think is acceptable to get that last bit of inflation? People are talking about the potential difficulty of the so-called last mile of inflation. So, but how much unemployment do you think is justified to get down that last? So it is a very positive thing that actually the unemployment rate is the same as it was when we lifted off in March of 22 at 3.6%. So that's a real blessing, and that we've been able to achieve some disinflation. And we don't seek to, it's not that we're aiming to raise unemployment, but I would just say the historical record, we have to be honest about the historical record, which does suggest that when central banks go in and slow the economy to bring down inflation, the result tends to be some softening in labor market conditions. And so that is still the likely outcome here. And we hope that that's as little as possible. We have to be honest that is the likely outcome. The worst outcome for everyone, of course, would be not to deal with inflation now, not get it done. Whatever the short-term social costs of getting inflation under control, the longer-term social costs of failing to do so are greater, and that the historical record is very, very clear on that. If you go through a period where inflation expectations are not anchored, inflation is volatile, it interferes with people's lives and with economic activity, and that's the thing we really need to avoid and will avoid. At this point, you say the policy is restrictive, but all year long we have seen growth surprise to the upside, unemployment to the downside, and inflation lately to the downside. So I'm wondering, by definition, should you be restrictive enough right now under these conditions? Do you think you might need to do more? Because I'm curious about what you see as inflation dynamics now. Is the economy still moving in a direction where it creates more inflation? People talk about base effects and higher energy costs, and now we have some large labor settlements. Or is the economy disinflating, and you're able to go back to the old Fed policy of opportunistic disinflation? So I'll just say, again, the broader picture of what we want to see is we want to see easing of supply constraints and normalization of pandemic-related distortions to demand and supply. We want to see economic growth running at moderate or modest levels to help ease inflationary pressures. We want to see continued restoration of supply and demand balance, particularly in the labor market, and all of that should lead to declining inflationary pressures. And what we see is those pieces of the puzzle coming together, and we're seeing evidence of those things now. But I would say that what our eyes are telling us is that policy has not been restrictive enough for long enough to have its full desired effects. So we intend, again, to keep policy restrictive until we're confident that inflation is coming down sustainably toward our 2% target, and we're prepared to further tighten if that is appropriate. And we think the process, still probably has a long way to go. Well, do you think under current conditions you are restrictive enough unless something changes? Well, I think we think today's rate hike was appropriate, and I think we're going to be looking at the incoming data to inform our decision at the next meeting about is the incoming data telling us that we need to do more, and if it does tell us that collectively, if that's our view, then we will do more. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. If September is in fact a live meeting, how does that square with the need for a more gradual tightening pace that you spoke of last month in explaining the rationale for holding the funds rate steady at the June meeting? So a more gradual pace doesn't go immediately to every other meeting. It could be 2 out of 3 meetings, right? It just means if you're slowing down. The point really was to slow down the decision cycle as we get closer and closer to, we think, our destination. And I wouldn't want to go automatically to every other meeting because I just don't think I think it's not an environment where we want to provide a lot of forward guidance. There's a lot of uncertainty out there. We just want to keep moving at what we think is the right pace. And I do think it makes all the sense in the world to slow down as we now make these finally judged decisions
And so that's what we did. And so I think it's possible, I mentioned before, it's possible that we would move a consecutive means. We're not taking that off the table, or we might not. It's really going to depend on what the data tell us. That's the best we can do. So we shouldn't assume that every other meeting is the lowest tightening frequency, let's say. It could be, longer intervals in between as well. I think we're going to look. I think we're going to make a decision about the next meeting, and then we're going to make a decision about the one after that. And I think it'll sort itself out. Thanks. Howard Schneider with Reuters. Among your colleagues, there have been people who've said they feel that very little transmission has taken place so far from monetary policy into the economy, and there are those who feel, they say, it's happened very fast this time and it's kind of up to date. Where are you on that continuum? So there's a long-running debate about the lags between changes in financial conditions and the response to those changes from economic activity and inflation, right? So we know that in the modern era, financial conditions move in anticipation of our decisions, and that has clearly been the case in this cycle. So in a sense, the clock starts earlier than it used to, but that doesn't necessarily change the process from that point on, and it's not clear that it has. I'll tell you what we know and then what we don't know. We know that financial conditions affect economic activity and inflation with a lag that can be long and variable, or lags plural that can be long and variable. A lot of uncertainty around the length of the lags, and by the way, that's just one component of the broader uncertainty that we face. So I'll tell you how I think about this. The first thing to say is we're determined to bring inflation down to 2% over time, and we will use our tools to do that. No one should doubt that. I would look at it this way, though. The real federal funds rate is now in meaningfully positive territory. If you take the nominal federal funds rate, subtract the mainstream estimate of near-term inflation expectations, you get a real federal funds rate that is well above most estimates of the longer-term neutral rate. So I would say monetary policy is restrictive, more so after today's decision, meaning that it's putting downward pressure on economic activity and inflation. We'll keep monetary policy restrictive until we think it's not appropriate to do so. So that's how I think about it. I mean, if I sum it up, I would say we've come a long way. We are resolutely committed to returning inflation to our 2% goal over time. Inflation has proved stronger than we and other forecasters have expected. And at some point that may change. We have to be ready to follow the data. And given how far we've come, we can afford to be a little patient as well as resolute as we let this unfold. On the credit side, I'm wondering if you saw anything in the latest SLOOS data that made you think you're getting a quantum of credit contraction beyond what you'd expect. Bank lending data really is, the growth rates edging down towards and heading below zero, which is usually a recession indicator. So I guess the SLOOS will come out early next week, and I would just say it's broadly consistent with what you would expect. You've got lending conditions tight and getting a little tighter. You've got weak demand, and it gives a picture of pretty tight credit conditions in the economy. I think it's really hard to tease out how much of that is from this source or that source, but I think what matters is the overall picture is of tight and tightening lending conditions, and that's what this SLOOS will say. Rachel. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. Could you break down the reasons why inflation has fallen and what share of that credit you would give to factors that don't stem directly from rate hikes or that might be within your control at all, like easing supply chains and a drop in energy prices over the past year? Yeah. So, interesting question. So, let me start by saying that the inflation surge that we saw in the pandemic resulted from a collision of elevated demand and constrained supply, both of which followed from the unprecedented features of the pandemic and the response from fiscal and monetary policy. And we've always expected that the disinflationary process would stem from the normalization of those broad pandemic-related supply and demand conditions and from restrictive monetary policy, which would help return the balance between supply and demand by restraining demand. And we think that's broadly what we're seeing. So to break it down a little further, of course, headline inflation has come down sharply from elevated levels as energy and food prices have come down, mostly due to reversal of the effects from the war in Ukraine, and that's a good thing, and the public experiences that, as I mentioned earlier.
For core inflation, I'd say there has been a role for both factors, both that I mentioned. Clearly, for goods, normalization of supply conditions is playing an important role, as is the beginning of the reversal of spending back into services and away from goods. Say take autos as an example. The combination of an increase in sales and inventories, while vehicle inflation has decelerated, points to a substantial role for supply. But there's also a role for demand, as the loans and things like that are more expensive. So they're both working there. Housing services inflation now starts to move down. Clearly, higher rates have slowed the housing market. I would say monetary policy is working about as we expect, and we think it'll play an important role going forward, in particular in non-housing services, where really we think that's where the labor market will come in as a very, very important factor. So we think both of those sources of disinflation are playing an important role. I see. And just to follow up, do you think that of those two sources, that core will rely more heavily on seeing an impact from rate hikes, or is there a more even split there too? I think monetary policy is going to be important going forward, because we're sort of reaping now the benefits of the reversal of some of the very specific pandemic things. We're seeing that with goods in particular, with supply chains and shortages moving, and we're seeing. So I think going forward, monetary policy will be important, particularly in the sector, in the non-housing services sector. Thank you, Chair Powell. First, let me compliment your tie, the choice of tie. So thanks for taking our question. So the Beige Book, it said, input cost pressures remain elevated for services firms, but ease notably for manufacturing sector. Is that an indication that there's a wage inflation pressure? And how do you target and pressure on the wage inflation without pushing the economy into recession? I think that as it relates to goods, it's really an indication that supply chains and shortages are easing. And so what was the first part of it? So wage inflation, like how do you target wage inflation without pushing an economy into a recession? I don't think we're targeting wage inflation. I think what we're looking for is a broad cooling in the labor market conditions, and that's what we're seeing. So wages have actually been gradually moving down. They're still at levels that would be consistent over a long period of time with 2% inflation. Nonetheless, we're making progress there, and by so many indicators, labor market demand is cooling. You can look at surveys by workers and businesses who see that. You can look at the quits rate normalizing. You can look at job openings coming down. You can look at just job creation in the establishment survey has, it's still at a high level, but it was at really an extraordinarily high level for most of the last 2 years. So you see cooling, particularly in private sector, in the last in the last report. So I think we see that, and it's happening at a gradual pace. So that's actually not a bad thing in a sense, because if what we see is a labor market, very strong demand for labor, which is really the engine of the economy. People are getting hired, many people going back to work, getting wages, spending money, and that's really what's driving the economy. But that it's gradually slowing, it's gradually cooling. That's a good prescription for getting where we want to get. But still we see a push to raise minimum wage. We're seeing a lot of unions go on strike or threaten strike. And the common thing is they come out with agreements like big pay increases, like UPS, and we have the auto workers coming up. Are you concerned then about a trend of series of big unions, these contract pushing wage inflation then? Not for us to comment on contract negotiations. Not our job, not our role. We monitor these things and we'll keep an eye on them. But really, that's something that's handled at that level, and that. Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask about the SEP, which suggests that you would cut rates as overall and core PCE get to around or under 3%. And so I'm wondering, is the level of inflation what's sort of important there as you think about getting to 2% and when you might start cutting rates, or is the speed at which inflation is falling also important? I think you take both into account. I think you take everything into account when you start cutting rates. It would depend on a wide range of things. And when people are writing down rate cuts next year, it just is a sense that inflation is coming down and we're comfortable that it's coming down and it's time to start cutting rates. I think
But I mean, there's a lot of uncertainty between what happens, in the next meeting cycle, let alone the next year, let alone the year after that. So it's hard to say exactly what happens there, what's motivating people. So if it's sort of stubbornly in maybe the high twos, you wouldn't necessarily cut rates. I'm not saying that at all. I'm not giving you any numerical guidance around that. I'm saying we'd be comfortable cutting rates when we're comfortable cutting rates, and that won't be this year, I don't think. And it would be, many people wrote down rate cuts for next year. I think the median was several for next year, and that's just going to be a judgment that we have to make then, a full year from now, and it'll be about how confident we are that inflation is in fact coming down to our 2% goal. A good part of Wall Street has become more confident that the Fed is going to be able to engineer a soft landing, and they've reduced their forecast for a recession. And I'm wondering if the staff has changed its view on the likelihood of recession being likely, and if you personally have changed your view in terms of becoming more confident that you can achieve a soft landing. So it has been my view consistently that we do have a shot, and my base case is that we will be able to achieve inflation moving back down to our target without the kind of really significant downturn that results in high levels of job losses that we've seen in some past instances, many past instances of tightening that look like ours. That's been my view. That's still my view, and I think that's sort of consistent with what I see today. So, but it's a long way from assured, and we have a lot left to go to see that happen. So the staff now has a noticeable slowdown in growth starting later this year in the forecast, but given the resilience of the economy recently, they are no longer forecasting a recession. I just want to note that that our staff produces its own forecast, which is independent of the forecast that we, as FOMC participants, produce. Having an independent staff forecast, as well as the individual participant forecast, is really a strength of our process. There's just a lot of, I think, constructive diversity of opinion that helps us make, informs our deliberations, helps us make, I hope, better decisions. And is the reason for optimism that inflation has come down and you still have a strong labor market? I mean, does that add to the optimism? I wouldn't use the term optimism about this yet. I would say, though, that there's a pathway. And yes, that's a good way to think about it. We've seen so far the beginnings of disinflation without any real costs in the labor market, and that's a really good thing. I would just also say the historical record suggests that there's very likely to be some softening of labor market conditions, and consistent with having a soft landing, you would have some softening in labor market conditions, and that's still likely as we go forward with this process. But it's a good thing to date that we haven't really seen that. We've seen softening through not through unemployment, not through higher unemployment. We've seen softening through job openings coming down part of the way back to more normal levels. The quits rate, so people are not quitting as much. We've seen participation, people coming in, and so labor supply has improved, which has lowered the temperature in the labor market, which was quite overheated, going back a year or so. So we're seeing that kind of cooling, and that's very healthy, and we hope it continues. Thank you, Mr. Chairman. Jeff Cox from CNBC.com. You and other Fed officials in the past have suggested that you don't need to keep hiking until inflation hits 2%, that as long as you see continued progress. So I'm wondering, how close do you need to get with the inflation numbers coming down? How many months of data do you need to see that will give you sufficient confidence? And how far does this fight need to go before you're willing to kind of declare victory on it? So the idea that we would keep hiking until inflation gets to 2%, it would be a prescription of going way past the target. That's clearly not the appropriate way to think about it. So. And in fact, if you look at our forecasts, the median participant, and again, these are forecasts in out years, so take them with a grain of salt. But people are cutting rates next year because
the federal funds rate is at a restrictive level now. So if we see inflation coming down credibly, sustainably, then we don't need to be at a restrictive level anymore. We can move back to a neutral level, and then below a neutral level at a certain point. I think we of course would be very careful about that. We really want to be sure that inflation is coming down in a sustainable level. And it's hard to make. I'm not going to try to make a numerical assessment of when and where that would be, but that's the way I would think about it. Is you'd stop raising long before you got to 2% inflation, and you'd start cutting before you got to 2% inflation too, because we don't see ourselves getting to 2% inflation until all the way back to 2 until 2025 or so. So. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. It's been over 4 months since a handful of regional banks, including Silicon Valley Bank, failed. When you look at credit conditions now, given Bank of California's acquisition of PacWest, does this acquisition suggest the full impact has not been felt, or are you comfortable saying that we've seen most of the ripple effects that may have occurred at this point, and how does this play into your outlook for policy? So I don't want to comment on any particular merger proposal, but I will say things have settled down for sure out there. Deposit flows have stabilized, capital and liquidity remain strong, aggregate bank lending was stable quarter over quarter and is up significantly year over year. Banking sector profits generally are coming in strong this quarter, and overall the banking system remains strong and resilient. Of course, we're still watching the situation carefully and monitoring the conditions in the banking sector. In terms of the actual effect on, if you think of a particular set of banks that were affected because of their size and business model and things like that, that were more affected by the turmoil in March than others, it's very hard, as I mentioned, it's very hard to sort of tease out the effects on this very large economy of ours from them tightening. They may be tightening a little bit more, probably are, than other banks. The SLOOS has been telling us for more than a year that banking conditions are tightening. That process is ongoing, and that will restrain economic growth. So I think we have to take a step back from. I can't separate those anymore. I think basically we're just looking at the overall picture, which is one of tightening credit conditions, and that's going to restrain economic activity. It is restraining economic activity. So that's how I would look at it. And how is that informing your outlook for setting policy? So I think that is an expected result of tightening interest rate policy, is that bank credit conditions, bank lending conditions would tighten as well. And so the question is it more effective this time because of what happened in May? I just don't think we know that. I think we're looking at the current data in GDP, and we're seeing strong spending, we're seeing a strong economy, and it's made us confident that we can go ahead and raise interest rates now for the third time since the March events. It seems like the economy is weathering this well, but of course we're watching it carefully and expect to continue to do that. Hi, Chair Powell. Thanks for taking our questions. Megan Casella with Barron's. I wondered on wages if you were at all concerned about any inflationary impact of wages now outpacing inflation, which is likely contributing to the boost in consumer sentiment and the continued strength of the consumer that we've been seeing. Well, wages in excess of inflation means real wages are positive. Again, that's a great thing. Of course, we want that. We want people to have real wages, but we want wages to be going up at a level that's consistent with 2% inflation over time. As I mentioned, nominal wages have been coming down gradually, and that's what we want to see. We expect to see more of that. That's just more of what's consistent over a longer period of time. We don't really think that wages were an important cause of inflation in the first year or so of the outbreak, but I would say that wages are probably an important issue going forward. Labor market conditions broadly are going to be an important part of getting inflation back down. And that's why we think we need some further softening in labor market conditions. This goes sort of to the balancing risks question, but you mentioned at the start how you're keeping an eye on consumer activity and whether there might be some sort of a rebound there. And I'm curious what the Fed's explanation would be to families
if further interest rate hikes start to hit the labor market, start to drive that sentiment back down? What's the message there of why you continue to keep rates elevated or to raise them? Well, we have a job assigned to us by Congress to get inflation under control. And we think that the single most important thing we can do to benefit those very families, especially families at the lower end of the income spectrum, is to get inflation sustainably under control and restore price stability. We think that is the most important thing we can do now, and we're determined to do that. And I would just point out that the people who are the most hurt by inflation right away are people who are on a low fixed income, who, when you're talking about travel or transportation costs, heating costs, clothing, food, things like that, those, if you're just making it through each month on your paycheck and prices go up, you're in trouble right away. Even middle class people have some resources and can absorb inflation. People in the lower end of the income spectrum have a harder time doing that. So we need to get this done, and the record is clear that if we take too long, or if we don't succeed, that the pain will only be greater. So that's how I would explain what we're doing. Thank you, Chair Powell. Simon Rabinovich with The Economist. You had said last month that this meeting this week was going to be a live one. In the event the market had assigned a roughly 99% probability to the rate move that you announced today, the decision was of course unanimous, and the statement was basically unchanged from last month. So may I ask, to what extent was the meeting actually a live one? Was there ever any doubt over the past 2 days about what the decision was actually going to be? Well, I mean, was there doubt? I would say there's a range of views on the committee, and when you see the minutes in 3 weeks, you'll see that. There's a range of views about what we should do at this meeting and what we should do at the next meeting, and it's a process that we go through. Many times when we go into a meeting, the decision is not, fundamentally in doubt. Nonetheless, we have the meeting, and some meetings are less uncertain than others, and I'll just leave it at that. Evan Reiser, Market News International. Thank you, Chair Powell. Financial conditions have been loosening at a fairly steady clip in recent weeks. The dollar, the stock market, etc. What does that mean for the Fed and being sure that inflation will come down to target? So we monitor, of course, financial conditions, broad financial conditions. You're right; it's the dollar and equities, but we're of course very focused on rates and our own policy. We're going to use our policy tools to working through financial conditions to get inflation under control. The implication is, we will do what it takes to get inflation down, and in principle, that could mean that if financial conditions get looser, we have to do more. But what tends to happen, though, is financial conditions get in and out of alignment with what we're doing, and ultimately, over time, we get where we need to go. If I could also ask about the SEP from June that showed rate cuts. Do you expect the Fed to cut nominal rates next year while also continuing QT? So that could happen. And the question is, is that consistent with? So if you think about both of them as normalization, imagine it's a world where things are okay and it's time to bring rates down from what are restrictive levels to more normal levels. Normalization in the case of the balance sheet would be to reduce QT, to continue it. You depending on where you are in the cycle. So they're two independent things, and really the active tool of monetary policy is rates. But you can imagine circumstances in which it would be appropriate to have them working in what might be seen to be just different ways, but that wouldn't be the case. Thanks, Chair Powell. Kyle Campbell with American Banker. I have a question about the discount window. I'm wondering if since the bank failures of the spring, if you've seen signs that banks have taken more steps to be proactive in assuring that they're ready to use that facility if they need to. And if you have any sort of thoughts on whether policies might be appropriate for making sure that banks sort of test regularly to show that they are prepared to use it. Thanks. So that's a very important thing, yes, and yes to both sides of that. Yes, banks are now working to see that they are ready to use the discount window,
and we are strongly encouraging them to do that, banks broadly. We did find, as you know, during the events of March, and that it's a little clunkier, it could be a little clunkier and not as quick as it needs to be sometimes. So why not be in a situation where you're just much more ready in case you need to access the discount window. Let's go to Mark. Mr. Chairman, Mark Hamrick with Bankrate. You talked in the past about getting the housing market back into better balance. Excuse me. Also, that the market might have bottomed. Where do you see that situation and balance, or lack thereof, right now, particularly with the constrained inventory of existing homes that might otherwise be coming onto market at a time when existing homeowners are reluctant to move? And of course, all that happening with the 30-year fixed rate mortgage still around 7% on the heels of Fed tightening, and with what you're talking about, tightening industry lending standards. Are we getting closer to balance or farther away? What's your sense? I think we've got a ways to go to get back to balance, really for the reasons that you talked about. With existing homes, there are many people who have low-rate mortgages, and whereas they might want to sell in a normal situation, they're not going to because they have so much value in their mortgage, which means that supply of existing homes is really, really tight, which is keeping prices up. On the other hand, there's a lot of supply coming online now, and there are people coming in. A lot of the buyers are first-time buyers coming in at buying it, with these relatively elevated mortgage rates. But I think this will take some time to work through. Hopefully, more supply comes online, and we work through it. We're still living through the aftermath of the pandemic. We'll go to Nancy for the last question. Hi, Chair Powell. Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. Russia has pulled out of an agreement allowing shipments of grain, safe passage through the Black Sea, and alternative routes at this point could be closed off. Just wondering, how could that contribute to higher food prices and inflation generally, and how closely are you watching that? We are watching it, of course, very closely. And you're right, the withdrawal from the Black Sea Grain Initiative does raise concerns about global food security, particularly for poorer countries that import a large share of their food. Grain prices did go up on this news, but they remain well below their peaks of last spring. And the moves that we've seen so far, I would say, are not expected to make a significant contribution to U.S. inflation. Of course, we will be watching that situation carefully. So you don't think it would have a big effect on Fed policy at this point? You wouldn't say so, looking at what we know now. Thank you. Thanks very much. हाँ भाई, कितने लोग सो गए हैं, कितने लोग जागे हैं? बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे गए और आंसर भी अच्छे ही थे। ठीक है, सबसे तो यही था अरमीन, तो रेट कट का, वो लड़की ने पूछा था ना, रेट कट कब होंगे, 2024 में ही होंगे क्या? तो उस पर पॉवेल ने बोला कि 1 साल का तो छोड़ो, 1 महीने का कुछ अता पता नहीं है, जैसा डेटा आएगा उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि रेट कट करना है या नहीं। और जो मैं बोल रहा हूँ कि 5.5% इंटरेस्ट रेट होना यूएस में अगर लंबे समय तक रहा तो रिसेशन या कोई ना कोई कॉर्पोरेट तो ब्रेक डाउन कर जाएगा ना। इतने महंगे लोन्स ये सब, ना लोगों को वहाँ लोग सरवाइव कर पाएंगे ना कॉर्पोरेट्स। तो इसीलिए उसने सब गारंटीड नहीं बोला कि 2024 में ही होगा, उससे पहले हम नहीं करेंगे, मतलब प्लान ये है। लेकिन उसने ये बोला 1 साल तो दूर की बात है, 1 महीने का पता नहीं है।
तो डेटा जैसा आएगा उस हिसाब से। तो मुझे लगता है 2023 के अंदर ही रेट कट शुरू होना चाहिए, और जैसे ही रेट कट शुरू होगा या रेट कट की बात भी शुरू होगी, हिंट होगी, बॉन्ड मार्केट पिक कर लेगा। और जैसे ही रेट कट की बात शुरू होगी, ये जो यील्ड कर्व्स हैं, ये देखो पॉवेल के स्टेटमेंट के पहले -1% के ऊपर था, ये कुछ 2-3 बेसिस पॉइंट सुधरा है, 10-2, ये सब अनइन्वर्जन की तरफ जाएंगे, मतलब कि ज़ीरो की तरफ, अभी माइनस में है। और ये यील्ड कर्व जब भी माइनस से ज़ीरो की तरफ जाता है, अनइन्वर्जन, मार्केट क्रैश होता है ना। इसलिए होता है क्योंकि इक्विटी मार्केट से पैसा निकल के बॉन्ड मार्केट में जाता है सेफ्टी में। तो रेट कट का ही खेल है यार मेन तो, है ना। और सेंटिमेंट आप देखो, उस क्वेश्चन के 2-5 मिनट बाद से ही मार्केट 4580 से धड़ाम 4550। तो अगर इतना ही कॉन्फिडेंट होता कि नहीं हम 2024 में ही करेंगे रेट कट, तो इकनॉमी में वो स्ट्रेंथ दिखती कि नहीं भाई, फेड चेयरमैन कॉन्फिडेंट है कि इकनॉमी सर्वाइव करेगी इस हाई इंटरेस्ट रेट पे, और हम इन्फ्लेशन 2% के नीचे ले आएंगे। लेकिन मार्केट ने वो मैसेज लिया कि भाई ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, 2024 के लिए इज़ नॉट कॉन्फिडेंट। ये सेंस किया कि कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन कर सकता है, इसीलिए डेटा का बोल के, डेटा जैसा आएगा वैसे डिसाइड करेंगे। तो बॉन्ड मार्केट में भी थोड़ा सा अनइन्वर्जन शुरू हुआ है, और S&P भी नीचे आया है। देखते हैं क्लोजिंग डे लो के आसपास हो तो हो गया ख़त्म, अभी धीरे धीरे मार्केट नीचे आना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आज की क्लोजिंग और कल का मार्केट, मतलब ये थर्सडे फ्राइडे, ये अगर नीचे ही रहते हैं, है ना, ग्लोबली मार्केट सारे, तो समझो ये जो जितने भी मोमेंटम इंडिकेटर्स जो मैंने बताए, केल्टनर चैनल और ये सब जो सिग्नल दे रहे थे, डाइवर्जेंस वगैरह, ये सब सही हो जाएगा, और बहुत बड़े रिटर्न्स बियर्स बनाएंगे। ठीक है, कौन से बियर्स? हेज्ड बियर्स। नंगा ना बुल कमाता ना नंगा, नंगा बुल, नंगा बियर एक्चुअली ना बुल होता ना बियर, वो पिग होता है। वो कहावत है ना मार्केट में, बुल्स मेक मनी, बियर्स मेक मनी, पिग्स गेट स्लॉटर्ड। तो पिग आपको पता ही नंगा ही होता है पिग। तो जो हेज्ड बियर्स हैं वही बनाएंगे। और मैं फिर से एक बार सबको रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा जो वीडियो है 20 के बियर मार्केट पोर्टफोलियो, उसका लिंक मैं फिर से पेस्ट कर रहा हूँ पर्सनली। भैया मैं अभी खुद ढूंढ के पेस्ट कर रहा हूँ, पता नहीं टीम कौन सा करे, या कर देगी टीम अगर जाग रही, मैं खुद कर देता हूँ, है ना, 1 मिनट लगेगा। देख लो भैया, है ना, देख लो। बाद में मेरे पास आओगे तो कोई मतलब ना रहेगा। जो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर है वो शायद बाद में ना मिले। और 6 महीने का टाइम है यार, जो मैंने पोजीशंस बनाई हैं उनमें 2-3 महीने 6 महीने तक लोड नहीं है, तो काय बात की। डिसीजन तो खैर आपको खुद ही लेना होगा, आपका पैसा आपकी मर्ज़ी, और डिस्क्लेमर वगैरह पढ़ लेना, बट वीडियो देख लो। ठीक है, मैं लिंक दे रहा हूँ और इसको पिन भी कर रहा हूँ। अल्टीमेटली ये मार्केट में पोटेंशियल है छोटे ट्रेडर को बड़ा बनाने का। ठीक है, प्लीज़ लिसन टू मी 5 मिनट्स। फिर से मैं बोल बोल के पक गया, आप सुन सुन के पक गए हुए। मार्केट अगर 18,000 भी आ गया ना, सिर्फ यहाँ से 7-8% भी गिर गया, तो ये बियर मार्केट पोर्टफोलियो में पोटेंशियल है कि मनी को 5 टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाया मैंने, 20 लाख तक भी कर सकता है, 16,000 आ गया, 40 लाख अगर आ गया तो, है ना, अगर वाली बात है। वो मैंने सारे सिनारियो बता दिए, नहीं आया तो 19,000 ही रहा, तो 21,000 आ गया, तो सारे सिनारियो मैंने इस वीडियो में बताए, देख लो, है ना, देख लो। और इसका सारा अपडेट डे टू डे, कोई पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, कॉल्स में, इसमें पुट और कॉल दोनों ही हैं, है ना, जो भी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ वो सब लाइव मार्केट में मेंबर्स में शेयर करता हूँ। तो मेंबरशिप में तो ज़रूर रहो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, पोजीशनल, इंट्राडे या जो भी है ना, बट मेंबरशिप में रहो, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट होगा ना बियर मार्केट पोर्टफोलियो में, वो मेंबर्स में शेयर करूँगा मैं। देखते हैं आज की क्लोजिंग
बट डेली कैंडल कैसी बन रही है, थोड़ी शूटिंग स्टार टाइप ही बन रही है ना, पिन बार रिजेक्शन, प्राइस रिजेक्शन डेली पर। और सब जगह खिचड़ी बना दी है उन्हें, इस पे देख लेते हैं भाई। ये नेस्डेक जो है ना बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे है ना, बिल्कुल ध्यान से सुन लो। ये थर्ड डेविएशन जब इसने टच किया था तब मैं बोला था कि निफ्टी तब 18,000 के आसपास था, 18,200 है ना। तो मैं बोला था ये अगर निफ्टी इसको फॉलो करता है तो 18 मतलब 19-20 हज़ार बड़े आराम से, 19,400 के आसपास आ रहा था तब, और 500 पॉइंट और बढ़ गया तो ये निफ्टी भी टच कर सकता है, 20,000 आ सकता है। ठीक है, ये गिरा, सेकंड पे सपोर्ट लिया, ऊपर जा रहा है ना। अभी तो थर्ड बहुत ऊपर है, और जब ये अब सेकंड ब्रेक कर देगा, जब ये सेकंड ब्रेक कर देगा तो यूजुअली होता ऐसा है, जब ये सेकंड ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट और ये जो मीन है 200 DM में ये आ जाता है ना। स्लो भी आ सकता है, तेज भी आ सकता है, देखेंगे। बट यहाँ पर है ना जो कि 12,000 के आसपास है अभी फ़िलहाल, 11,900 नेस्डेक पे। तो ये टूटे ना, ये टूटा और मैंने भैया वीकली मंथली में और पोजीशन साइज अपना बढ़ाया है ना। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग तो भूल जाओ, तो 200-300 पॉइंट प्रॉफिट बुक ना करता मैं, 2-3 हज़ार गिरेगा तो करूँगा निफ्टी पे। ठीक है, फुल मनी मैनेजमेंट करता रहूँगा। तो ये अब मेंबरशिप का मैं इसलिए बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत लोग यही गलती करेंगे, ज़रा सा प्रॉफिट मिला निकल जाएंगे, है ना। बड़े ट्रेडर आप कब बनोगे भाई, जब पेशेंस रखोगे, पूरा मूव को राइड करोगे। पूरा मूव राइड करना भैया हर कोई की बस की बात नहीं होती। ठीक है, इतना पेशेंस, इतना जिगरा, जब दिखता है ना स्क्रीन पे इतना बड़ा प्रॉफिट तो कीड़ा हो जाता है, अरे मैं बुक कर लूँ, बुक कर लूँ। हाँ भैया बुक करना है, मैं भी करता हूँ बुक, लेकिन इस तरह से करता हूँ कि पोजीशन शिफ्ट करता हूँ और ट्रेड्स में बना रहता हूँ। तो ये सब लाइव मार्केट में जो गाइडेंस या जो मैं खुद कर रहा हूँ उससे आप क्लूज़ लेके ये बहुत बड़ी गलतियाँ जो करने वाले हो ना वो उससे बच सकते हो। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और अदरवाइज़ ये देख लो वीडियो, है ना, छोटे ट्रेडर से आप बड़े ट्रेडर बन जाओ, और इसलिए सब फ्री है ये, है ना। ये वीडियो सबके लिए रखा है, रिटेल ट्रेडर छोटे से बड़ा बन जाए, क्या चाहिए यार। और यही तो अचीवमेंट होना चाहिए किसी का भी यूट्यूब पे। बस इजी नहीं होती यार ट्रेडिंग, थोड़ा मुश्किल होती है ट्रेडिंग, एक मुश्किल बिजनेस है। तो यहाँ पे वो रोतलू भी रहते हैं सब, बट 90-95% लोग अच्छे ही होते हैं, वो 5-10% तो रहते ही हैं, तो इग्नोर। ठीक है, तो ये सेकंड अगर तोड़ देना आज, क्लोज हो जाए इसके नीचे, बढ़िया। ये कितना आ रहा है, 14,000 के नीचे ही आ रहा है कुछ, 14,030-40 के आसपास। ये तोड़ दे, S&P देखते हैं इस पे, S&P पर डेली कैंडल, नैस्डैक पे ये कैंडल का साइज़ छोटा है, बस कोई बहुत सिग्निफिकेंट मूव नहीं आया है, लेकिन देखते हैं क्लोजिंग होते होते, या फिर कल कुछ मूव आया। कुछ ख़ास बड़ी कैंडल नहीं है ना, क्योंकि सब कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। बट एक प्राइस रिजेक्शन हल्का फुल्का, ये यहाँ से डबल ट्रिपल टॉप टाइप, है ना। इसको आवरली पे देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर देखिएगा। है ना, ये क्रॉस कर नहीं पा रहा है 4580। थोड़ा कैंडल का साइज़ बड़ा हो, आज नहीं तो कल हो, कल नहीं तो परसों हो, बस एक बड़ी कैंडल दिख ही जा, बस अपना इंतज़ार ख़त्म। ठीक है, केल्टनर चैनल है, देखो ये केल्टनर चैनल के नीचे आया, जैसे ही इस चैनल के अंदर आया वापस, और स्पेशली यहाँ 20 EMA तोड़ा, बस तो फिर तो ख़त्म भाई। इतने फिर एंड रिज़ल्ट ये होगा कि जो मेरी स्ट्रेटजी रही है कि शॉर्ट टर्म बुलिश, मतलब कॉल्स लेता ही लेता हूँ मैं, है ना, और लॉन्ग टर्म बियरिश, इवन ये बियर मार्केट पोर्टफोलियो में भी शॉर्ट टर्म बुलिश और लॉन्ग टर्म बियरिश वाला है। तो शॉर्ट टर्म बुलिश में तो बनाया ही बनाया एंड रिज़ल्ट, और जो लॉन्ग टर्म की पोजीशंस पड़ी हैं, और जो यहाँ आपको मैंने मेंबर्स पोल दिखाया था, 70% से ज़्यादा लोगों ने टॉप पे शॉर्ट किया 19,900 के ऊपर। तो वो
जो पुरानी पोजीशन पड़ी है वो भी आ जाएंगी प्रॉफिट में, और नई वाली जो इधर देंगी टॉप पे वो तो देंगी ही देंगी बड़े प्रॉफिट्स। 18,000 भी आ गया तो काफ़ी है, उसके नीचे गया तो फिर इसमें स्टैंडर्ड डेविएशंस पे देख लेते हैं। लोअर थर्ड डेविएशन कहाँ पर है निफ्टी का? थोड़ा सा वही है भाई, पेशेंस 2 3 4 महीने हो सकता है देने पड़े, लेकिन रिटर्न्स ऐसे बनेंगे ना। सोचो यार, 5 से 20 लाख होना या 40 लाख होना, लाइफ बदल जाती है यार। एटलीस्ट ऑप्शन राइटर की तो ऑप्शन राइटिंग करना है तो इतना पैसा है तो काफ़ी है। बट ये कोई गारंटी नहीं होती भाई, है ना, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो जो भी पैसा है सब रिस्क पे है, अपन बेस्ट ही कर सकते हैं रिस्क मैनेज करें। ठीक है, निफ्टी, ये निफ्टी फ्यूचर्स कर दिया, निफ्टी को डेली पर करता हूँ। ठीक है, थर्ड टच किया था, है ना, यहाँ पे मैंने वो गाना सुनाया था, वो घड़ी आ गई आ गई। तो ये थर्ड डिवीजन लोअर यहाँ आ रहे 16,000 के आसपास। अगर ये ऊपर का थर्ड टच किया है ना तो आप मान के चलो नीचे का ज़रूर करेगा। अब वो सितंबर में करे, दिसंबर में करे, पता नहीं भाई, है ना, किसी को नहीं पता। इतना पता है कि ऊपर गया 20 500 800 तो मेरे पास कॉल पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉल इतना दे जाएंगे कि पुट फ्री। ठीक है, वही कर सकते हैं। रेंज में रहा तो ज़रूर प्रीमियम लॉस रहेगा, रिस्क तो है ही यार, बिना रिस्क के कोई स्ट्रेटेजी ने, है ना, क्यों बेवकूफ़ बनाऊँ किसी को। रिस्क तो है ही भाई, रेंज में रहा मार्केट तो प्रीमियम लॉस होगा, वही रिस्क है। बट रेंज में रहे इसके चांसेस कम है यार, इंटरेस्ट रेट इतने हाई हैं, टिकेगा नहीं मार्केट। और गिरने से पहले बढ़ता ज़रूर है, तो बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अनीश नंदा भाई बोल रहे हैं, बैंक ऑफ जापान could reverse its interest rate policy on Friday by hiking interest rate since the inflation shot up beyond expectation more than the US। ऐसा हुआ तो भाई कांड हो जाएगा। है ना, ज़बरदस्त कांड हो जाएगा। ये कब बता रही है? ये फ्राइडे को है ना इनकी पॉलिसी, देख लेता हूँ कैलेंडर में। हाँ, फ्राइडे को ही है। ब्लड बाथ विल हैपन इफ बैंक ऑफ जापान रेज इंटरेस्ट रेट ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। देखते हैं, मार्केट को एक्सक्यूज़ चाहिए यार, है ना, ग्लोबली निफ्टी को भी एक एक्सक्यूज़ चाहिए बस। Indranil, I am making money around 5 to 6% monthly from currency by option selling. Should I try and trade in bank nifty or nifty? I am earning 5 to 6% on last 6 months capital of 1 lakh। भाई 5-6% अगर मंथली बना रहे हो तो भाई टिके रहो उसमें, है ना। बट और मैं ही बोलूँगा कि अगर रिस्क लेना है मार्केट में तो यहाँ पे रिस्क वर्थ रहेगा स्टॉक मार्केट क्रैश के लिए ट्रेड करने का, क्योंकि उसमें रिटर्न्स, रिस्क तो है लेकिन रिटर्न इतने हैं कि वो रिस्क वर्थ है। लेकिन ये आपका पर्सनल चॉइस है, अगर महीने का 5-6% रिटर्न बना रहे हो, बट आपका कैपिटल कम है ना, 1 लाख पे 5% क्या कुछ खास नहीं है। बट सब टू यू, अप टू यू, आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब में मज़ा तो बहुत है यार, है ना। एटलीस्ट अभी के मार्केट में जो बड़े बड़े स्विंग दे रहा है, वोलेटाइल है, कभी कॉल 5 गुना हो जाते हैं, कभी पुट 2 गुना हो जाते हैं, जो भी है एक्शन पैक्ड मार्केट है एकदम। तो सीखने के हिसाब से ज़रूर थोड़ा थोड़ा कुछ ट्राई कर सकते हो। तुषार भाई ने सही बात बोली, प्रैक्टिसिंग वन थिंग 100 टाइम्स इज़ बेटर देन 100 थिंग्स न्यू टाइम, अल्टीमेटली मनी मैटर्स। वही है, जहाँ चल रहा है बढ़िया चलना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रूस ली का स्टेटमेंट है ये, है ना। ब्रूस ली बोलता था ना, आई फियर द मैन हु प्रैक्टिस्ड वन मूव 100 टाइम्स 1000 टाइम्स, ऐसा कुछ। वो तो है ही यार। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दैट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विल फॉल इन अपकमिंग डेज। हाँ भाई, ये है कि गिरने का कन्विक्शन तो है ही, लेकिन कितने ऊपर जाके गिरेगा, पॉइंट ये है कि गिरने के पहले मार्केट बढ़ता है, वो कितना बढ़ेगा ये नहीं पता।
ठीक है, कितना बढ़ेगा ये कैच है। और जब बढ़ता है इसीलिए भी सारे बियर साफ कर देगा, उसमें टिके रहने की कला होनी चाहिए, वो कम लोगों में रहती है और उल्टा बुलिश हो जाते हैं बहुत लोग। तो यही है भाई, गिरेगा ये सबको पता है, लेकिन ट्रेड और उसमें पैसा बनाना बहुत कम लोग ये कर पाएंगे। बहुत लोग छुन्नू प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। बड़ा पैसा तो भाई कम लोग ही बनाएंगे, ये तो फैक्ट है। मेरी कोशिश वही है कि लोग बड़ा पैसा बनाएं, क्योंकि भैया ऑप्शन राइटिंग के लिए बड़ा पैसा चाहिए। तो यही 5-6% आप बना रहे हो 1 लाख के कैपिटल पे, 5-6 हज़ार होता है। यही 10 लाख के कैपिटल पे 50-60 हज़ार होता है। भाई साहब लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी। मतलब अगर प्रोफेशनली सीख गए तरीके से रिस्क मैनेज करना सब ये सब, तो बहुत लोग जितना जॉब से बना रहे होंगे उससे ज़्यादा बनाने लगेंगे, अगर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के साथ ऑप्शन राइटिंग किया तो। ठीक है, आप 1 लाख की कैपिटल पे कर रहे हो, 10 लाख पे तो और ज़्यादा टूल्स मिल जाते हैं। 10 लाख में आपको 10 लाख कैपिटल यूज़ नहीं कर ली, 2 लाख करनी है, थोड़ा बहुत लॉस भी हो गया फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंसिस्टेंसी उसमें बहुत बढ़ जाती है। आप मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हो, है ना। कैपिटल बहुत मैटर करता है भाई मार्केट में, कोई भी बिजनेस में। मनी मेक्स मनी। दीपा शर्मा सर, 40 लाख लॉस, 3 लाख से रिकवर कितने टाइम में पॉसिबल है प्रैक्टिकली आपके हिसाब से? ओनली इंट्राडे करके पोजीशन लेकर जाता हूँ तो। नहीं नहीं भाई, इतने लॉस क्यों कर लेते हो यार। अब 3 लाख से 40 लाख मजाक है क्या? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा भाई। मेरा बियर मार्केट पोर्टफोलियो है अभी फ़िलहाल। कोई भी छोटा बड़ा ट्रेडर बेस्ट और थोड़े कम रिस्क पर कुछ हो सकता है, तो फ़िलहाल यही हो सकता है, और टाइम देके। ठीक है, रिस्क तो इसमें भी है बट टाइम भी है। वो 3-3 करके और 40 हो जाएंगे, है ना। वो भूल जाओ, अभी मार्केट में जो गया हो गया। आज सब कॉल लेकर गए हैं, अब कल नीचे देखते हैं कल। कालू मदारी आने का इंतज़ार है। कालू मदारी जब आएगा तब मैं रोज़ लगाया करूँगा कालू मदारी गाना। चलो भाई, और कोई क्वेश्चन है, कुछ कमेंट आपका, कोई सवाल जवाब? अब ये मुझे लग रहा है आज तो डाइजेस्ट करेगा ये मार्केट, और कल परसों से ट्रेंड शुरू हो जाना चाहिए। मोस्टली नीचे का, बट देखते हैं। ऊपर का तो मुश्किल लग रहा है यार। अब जिस हिसाब से रिजेक्शन आया है, 4580 क्रॉस कर दिया अगर, तो ज़रूर फिर अपना 20-500 का सीन बनेगा। बट देखते हैं, कल का कल देखेंगे। ओके इन्फो भाई, बढ़िया है, आप सीख रहे हो ऑप्शन राइटिंग, करेंसी में कर रहे हो, अच्छी बात है। कीप इट अप, कीप लर्निंग। सर आप इंडिकेटर कौन सा लगा के रखे हो भाई? ये स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, है ना। इसका मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। सर मार्केट गिरने वाला है तो प्रॉफिट बुक करना चालू करें क्या? प्रॉफिट किस में भाई? कॉल्स मतलब बुल साइड में या बियरिश साइड में? मैं अपना बता देता हूँ। जो मेरी बुलिश साइड की पोजीशंस थी जुलाई के मंथली कॉल्स वगैरह, इवन अगस्त के 20,000 के कॉल्स थे मेरे पास, सितंबर के 20,000 के कॉल्स थे,
ये सब मैं 19800 से 20000 के बीच में सारे कॉल्स निकाल के अभी मेरे पास अगस्त के 20500 के कॉल्स हैं, और जो मैंने नई पुट की पोजीशन बनाई है उसके अगेंस्ट में 19900 20,000 के कॉल्स भी हैं, मंथली भी और अगले वीक के भी। ठीक है, इनकेस 20-500 टाइप सीन बना तो वही बचाएंगे, और क्या, और कौन बचाने आएगा। अपना सामान की जिम्मेदारी अपन ही लेंगे, अब ये अपन ही संभालेंगे। तो कल के लिए स्टॉक्स होता है, स्टॉक स्टॉक कुछ नहीं भाई, ये सब मेंबरशिप में थोड़ा बहुत जो लेता हूँ वो डिस्कस कर लेता हूँ वहाँ पे। ठीक है, अगर कहीं कुछ लगता है मुझे तो मैं मेंबरशिप में लाइव मार्केट में शेयर करता हूँ। चलो भाई, पॉवेल की स्पीच तो डाइजेस्ट कर रहा है ये, बट देखते हैं ये क्लोजिंग कहाँ देता है और कल फ्यूचर्स कहाँ ट्रेड करते हैं। अब मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं ऊपर, अब ये जो है ना ये बॉक्सेस, ये सब रेजिस्टेंस का काम करेंगे भारी, है ना। जिस हिसाब से सेलिंग आई है तो टिके ये ऊपर, अब थोड़ी सी चांसेस अब कम है। अगर S&P में ट्रेड कर रहा होता, मतलब मुझे डालना होता, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता 4565 बिंदास, और 4575 तक ऐड करता शॉर्ट्स, हैच कर लेता, क्या दिक्कत है। नीतीश जोशी भाई बोल रहे हैं कि फ्रॉम 1 अगस्त स्टूडेंट लोन रीपेमेंट आर सपोज टू स्टार्ट इन द US। दे आर ऑलमोस्ट ऑन a 3-year moratorium, correct भाई। Now the people will not be able to pay that so easily. Some banks may go under again. ये बड़ा खोज के आपने निकाला है पॉइंट, सही है ये, क्योंकि स्पेंडिंग यूएस की इकोनॉमी देखा जाए तो लोग जब तक स्पेंड कर रहे हैं तब तक उनका सब बढ़िया चलता है। जहाँ उन्होंने स्पेंडिंग बंद की, अब ये लोन, ये जो स्टूडेंट लोन है ये अच्छा खासा एक चंक होता है उनके खर्चे का, और 3 साल के मोरेटोरियम पे थे ये। अब हो सकता है ये एक ट्रिगर हो जाए, हु नोस, क्योंकि ये सबका प्रेशर फिर बैंक्स पड़ेगा। लोग ऑब्वियसली स्टूडेंट लोन का ईएमआई देंगे, दूसरी ईएमआई मिस कर सकते हैं, बैंक्स के एनपीएस बढ़ सकते हैं, कुछ ट्रिगर हो सकता है वहाँ से आ जाए। गुड पॉइंट भाई, थैंक्स फॉर कमिंग पब्लिक एंड गाइडिंग ऑलवेज एनी टाइम भाई। By thinking to shift 20,000 December P to 20,000 March P, ओनली 80 पॉइंट डिफरेंस। अभी मार्च देखेंगे यार, अभी दिसंबर में तो नहीं कर रहा, दिसंबर में टाइम है अभी, 6 महीने में दुनिया पलट जाती है यार। ठीक है, तो बहुत टाइम रहेगा शिफ्ट करने के लिए। ऑब्वियसली मार्च और जून, अगले साल के मार्च और जून, ये इतने क्रिटिकल क्वार्टर्स रहेंगे, क्योंकि भैया अपने यहाँ है जनरल इलेक्शंस, और इलेक्शन मतलब कि कई अमीर हो जाते हैं कई फ़कीर हो जाते हैं, और विक्स जो है छप्पड़ फाड़ देता है, दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता फिर निफ्टी को। तो वो एक अलग जोन रहेगा, जब आएगा तब देखेंगे। शॉर्टिंग S&P देख लेना भैया ना अपने हिसाब से। मैं तो सोता हूँ यार। चलो भाई क्लोज किया जाए, कुछ मज़ा आया हो स्ट्रीम में तो थम्स अप दे दो, लाइक माइक ठोक दो, है ना। कुछ सीखा हो तो बता सकते हो, लाइक्स ठोक दो, उससे समझ जाएंगे कितने लोग लाइव हैं। जितने भी हैं सब लाइक ठोक दो, और मिलते हैं फिर अपन कल लाइव मार्केट में। कुछ बड़ा एक्शन हुआ जिस दिन, उस दिन पब्लिक लाइव आ जाया करूँगा भाई। मेंबर्स हैं ही तो वहाँ तो चलता ही है, सुबह 9 बजे से पोस्ट चालू हो जाते हैं 3:30-4 बजे तक लाइव मार्केट में, उसके बाद बंद जो है सब लाइव मार्केट में। तो वो तो है ही, बट कुछ बड़ा एक्शन हुआ तो पब्लिक भी कर लेंगे कल। तो ये देख के तो लग नहीं रहा कुछ, अब देखते हैं जापान, ये यूएस या एशियन मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं कल। जर्मनी वगैरह देखें अगर, तो ये थोड़े से नीचे आए हैं, थोड़े बहुत नीचे तो आए हैं ये, बट
नॉट सिग्निफिकेंट। बॉन्ड मार्केट और डॉलर इंडेक्स वगैरह देख लेते हैं एक बार जाते जाते। आज कोरिया डाउन है यार 1.5%। कोरिया डाउन था आज, सिंगापुर भी डाउन था। यील्ड कर्व वन इन्वर्जन हो रहा है 0.97। ये सबसे क्रिटिकल है यार, ये 0.97 से 0.88 की रेंज में आया है। 0.7 ये अन इन्वर्जन हो तभी जो क्रैश की मैं बात कर रहा हूँ वो रियलिस्टिक होगी, तब तक ये टाइम पास चलता रहेगा। डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे आया है। आज तो नहीं यार, कल परसों में देखेंगे। चलो भाई क्लोज करें लाइव स्ट्रीम, कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। Travel Sarkar 2006 sharp fall, then 2000 fast up move, blow off top, and 2008 Jan crash. Market enters officially bear market. Similar pattern. 2020 sharp fall 34%, 21-22 rally and 23 fast up move, blow off top. ये पहले ही बताया मुझे। स्केल्स हालांकि बहुत अलग हैं, मतलब उस समय तो भयंकर, मतलब परसेंटेज टर्म्स में फॉल भी बड़े होते थे और राइज भी बड़े होते थे। अभी उतने ही हैं, बट हाँ पैटर्न सेम है, सही बोल रहे हो आप। स्टूडेंट लोन का डेट सितंबर में आएगा, देख लेना भाई जब भी आएगा। कोई एक ट्रिगर चाहिए मार्केट को, देखते हैं क्या होगा वो। एक्सपायरी एंड बाउंड ही रही, कुछ नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा। मेरा बियर मार्केट पोर्टफोलियो सितंबर और दिसंबर का है। मेरी जो मेजर पोजीशंस है ना वो दूर की हैं, तो मेरे को ये कभी एंग्जाइटी नहीं रहती कल क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, ये सब अपने को नहीं रहता भाई। अपना मेजर फंड्स जो है दूर की पोजीशन में सेफली रखा हुआ है, एकदम सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। रुको आनंद खोट, रुको, रुक गए भाई बोलो। Nitish Joshi, when US 10-year bond yields start spiking rapidly, that would be a great signal of instability. US 10-year देखते हैं आज क्या चल रहा है। US 10-year तो आज हल्का सा रेड है, और 2 साल के बॉन्ड भी 1% डाउन है। आनंद खोट, ये नॉन डिलीट चार्ट किधर देखें? ये नॉन डिलीट क्या होता है भाई? नॉन डिलीट चार्ट लाइव है ये, 1 मिनट, आई थिंक फ्री वर्जन में भी रहता है 1 मिनट। मेरे पास इसका टॉप वाला वर्जन है तो 10 सेकेंड 1 सेकेंड सारे चार्ट लग जाते हैं इसमें। देखो 10 सेकेंड का भी लग जाता है। रियल टाइम देखना है ना, रियल टाइम कैंडल्स बनते हुए पहले लगाता था मैं, लेकिन उसमें कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते, वो तो बस ऐसे ही रियल टाइम व्यू के लिए है बस। ये शायद फ्री वर्जन में नहीं रहता 10 सेकेंड्स का। कल गैप डाउन हुआ क्या सर? मुझे लगता है शायद फ्लैट या हल्की फुल्की ग्रीन ओपन हो के वहाँ से सेल ऑफ, है ना, ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकती है, प्रोवाइडेड एशियन मार्केट वगैरह थोड़ा सपोर्ट करें। देखेंगे कल एशियन मार्केट क्या चल रहे हैं, यूएस फ्यूचर्स क्या चलेंगे। अभी तो सब पचा रहे हैं कि देखो नीचे आ गया वहाँ से 4565 से, मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं वहाँ पे।
Aniket Parekh, at initial level I was playing in weekly expiry, but after I was shifted in monthly expiry and I was earning regularly. But since last rally I got some loss thinking go far monthly. देखो जितना टाइम दो मार्केट को उतनी आपकी प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि फंस भी गए तो निकल जाओगे, है ना। मैं मार्च 2022 में भयंकर फंसा था, मेरे 800 900 हज़ार के पुट ऑप्शन हो गए थे 200, लेकिन वो मैंने कब लिए थे, अक्टूबर नवंबर में, है ना, जब 16 800 पे सिलेंडर नवे होता था ना। हालांकि हेजिंग वेजिंग पोजीशन साइजिंग सब कंट्रोल में था तब भी। 3 अक्टूबर का वीडियो मुझे याद है, मैंने मेंबर्स में बोला था भैया कॉल ख़रीदना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे मैं फंसा था। वो पुट्स 1000 के 200 हो गए थे, लेकिन दिसंबर में, और मार्च आते आते वही 200 के पुट वापस 1200 हो गए। यही अगर वीकली या मंथली करता तो ख़त्म। तो मेरी जो वीकली मंथली में पोजीशन साइज़ होती है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, और जो बड़े फंड्स हैं वो मैं दूर रखता हूँ कम से कम 6 महीना। अभी हालांकि सितंबर में मेरी अच्छी खासी पोजीशन है, वो भी मैं शिफ्ट कर लूँगा। जापान पर अपडेट देते रहो, बिल्कुल वही। चलो भाई क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।